सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। ओके, सो यहाँ पे हमने बायोलॉजी का पूरा सिलेबस अपलोड कर चुका है, हम पार्ट वाइज डिटेल वीडियो। और हमारी सीरीज ये चालू है कि हम वन शॉट वीडियो कंप्लीट करें पूरे के पूरे क्लास 12 बायोलॉजी के प्लस फिजिक्स के प्लस केमिस्ट्री के लगभग हमने 5 to 6 चैप्टर के जो है वन शॉट वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसके साथ ही साथ फिजिक्स के भी कुछ अपलोड किए, वो भी आप देख सकते हो। ओके, एंड बायोलॉजी के लगभग मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट सेकंड, उसके बाद थर्ड चैप्टर, देन 5, 6 एंड 7, ये 6 चैप्टर के ऊपर हमने वन शॉट वीडियो एंड 15 चैप्टर। ओके, तो ये सभी के ऊपर जो है हमने वन शॉट वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम, वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, और आज का ये वीडियो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 4 के ऊपर वन शॉट वीडियो। मतलब एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया, हम करेंगे आज। और इसके अंदर भी हमने एक ही वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर कंप्लीट किए हैं, एक चैप्टर एक वीडियो के अंदर। और ये एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट किया है तो वो डिटेल में है, मतलब ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं। मतलब कि पूरा का पूरा कंसेप्ट, अगर आप नए भी हो या अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 के अंदर का, तो भी आज आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो फिर एक बार आपको बाद में रिपीट देखना पड़ेगा, लेकिन गारंटी देता हूँ कि 2-3 बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो 100% आपको ये चैप्टर नंबर 4 समझ में आ जाएगा। ओके, सो मेरा जो 1 ईयर का 1 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये चैप्टर नंबर 4 को आज मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। टोटल जो भी डाउट्स रहेंगे इसके अंदर, इसका सेंट्रल आइडिया, इसके ऊपर अंदर क्या है, जो कंटेंट है, मेन कंसेप्ट है, सभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना, बिकॉज वो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में क्लास 12 बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तब। ठीक है, तो गाइज ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस, सबसे पहले चैप्टर के नाम में थोड़ा समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। और ये जो इनहेरिटेंस, ये जो वर्ड है, ये पूरे चैप्टर के अंदर चलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इनहेरिटेंस वर्ड है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस मतलब आपको समझ में आएगा ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, मतलब फेस जो है, फेस के ऊपर डिंपल आ जाता है तो वो भी एक मतलब कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक आते हैं उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। उस फिनोमिनन को, ट्रांसमिशन के फिनोमिनन को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया? और ये मॉलिक्यूलर मतलब क्या है जो इनहेरिटेंस को करता है, मतलब कौन इनहेरिटेंस को कॉज क्या है, इनहेरिटेंस का कॉज क्या है, वो है मॉलिक्यूल। सो वो कौन है फिर, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और सबसे पहले वही उसके ऊपर ही आपको 3 थियरीज दिए गए हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो गाइज, आपको पूरा का पूरा ये जो अपना टाइटल है, जो चैप्टर का नेम है, वो समझ में आ गया। अभी नीचे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, सिंपल में हम जाते हैं अभी नीचे अपनी पीडीएफ की तरफ और देखते हैं कि क्या है हमारा चैप्टर नंबर 4 का नीचे वाला पार्ट। ओके, स्टार्टिंग का। अभी ये देखो, सो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो है आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। कहाँ पे? सबसे पहले बायो स्टडी विथ निखिल, हमारा जो इंस्टाग्राम है अकाउंट, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। एंड टेलीग्राम ग्रुप है हमारा बायो स्टडी विथ निखिल नाम से, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। लगभग इसके अंदर 6,000 के आसपास स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स की पीडीएफ्स, ओके, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, प्लस आपको यहाँ पे ओके पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे सभी चैप्टर की, 12 के, केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस बायोलॉजी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ के लेना है। सो अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर की तरफ बढ़ने के लिए हमको सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एक्सपेरिमेंट ऑन अ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है ये समझ लो पहले। जेनेटिक मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, वो होता है जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो जो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है। ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूव करने के लिए इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए। और ये कितने एक्सपेरिमेंट हुए? 3 एक्सपेरिमेंट। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए गए हैं। इसके अंदर पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है वो है
हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट, और जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो है एवेरी मैकोलाइट एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। सो ये 3 एक्सपेरिमेंट आपको है एज अ मतलब किसके ऊपर कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है। ये प्रूव किया साइंटिस्ट लोगों ने। तो वो कैसे प्रूव किया, वो 3 एक्सपेरिमेंट है, वो देखते हैं हम ये एक्सपेरिमेंट के अंदर कि कैसे प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है कि डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, मतलब डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, ऐसा बोला है 3 एक्सपेरिमेंट को दे के साइंटिस्ट लोगों ने। ओके, सो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ओके, ग्रिफिथ मतलब ग्रिफिथ किसका नेम है, ये साइंटिस्ट का नेम है। ओके, सो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट को नाम दे दिया ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो देखो अभी इस एक्सपेरिमेंट में क्या है। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय ब्रिटिश फिजिशियन। ये ब्रिटिश फिजिशियन जो है, सो ब्रिटिश फिजिशियन जो है वो साइंटिस्ट ने ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को दिया। ओके, जिसका नाम क्या था, एफ ग्रिफिथ। ओके, एफ ग्रिफिथ जिनका नाम था। ओके, आगे देखो कब दिया, इन 1928 के अंदर यूजिंग अ बैक्टीरियम। इन्होंने बैक्टीरियम यूज किया, बैक्टीरियम जिसका नाम क्या था, डिप्लोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनिया ये जो है उस बैक्टीरियम का नेम था। एंड विच कॉज निमोनिया इन मैमल्स। जो निमोनिया डिसीज है वो कॉज करता है वो होता है डिप्लोकोकस निमोनिया। और ये डिप्लोकोकस निमोनिया क्या है, एक बैक्टीरियम है। ठीक है, बैक्टीरियम बैक्टीरिया के जैसा। ओके, बैक्टीरियम। तो वो जो बैक्टीरियम है वो है डिप्लोकोकस निमोनिया। सो यहाँ पे जो बैक्टीरियम है वो कौन है, डिप्लोकोकस निमोनिया, जिससे क्या होता है, निमोनिया होता है मैमल्स के अंदर, मतलब कि जिसके अंदर मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, मैमल्स। और हम क्या है, ह्यूमन बींग्स मैमल्स है। ठीक है, जो निमोनिया है वो डिप्लोकोकस निमोनिया से होता है। तो ये बैक्टीरियम को यूज किया ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर, मतलब ग्रिफिथ ने। ये कौन था, ब्रिटिश फिजिशियन था। ओके, सो देखो सेकंड, इन दिस एक्सपेरिमेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स मतलब क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं उन्होंने क्या किया, 2 टाइप के स्ट्रेन्स लिए। स्ट्रेन्स मतलब कि क्या, कि 2 टाइप के उन्होंने हम बोल सकते हैं मिक्सचर लिए। ओके, आर यूज 2 टाइप के स्ट्रेन यूज किए। फर्स्ट में था यस टाइप, या फिर हम इसको यस स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। सेकंड में है आर टाइप, मतलब इसको हम आर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ओके, सो जो यस टाइप का स्ट्रेन था, मिक्सचर था, वो कैसा था, इज कैप्सुलेटेड। वो कैप्सुलेटेड था एंड स्मूथ था, कैप्सुलेटेड स्मूथ था। और जो आर टाइप का था वो कैसा था, नॉन कैप्सुलेटेड एंड रफ। ओके, सो इसको ध्यान में रखने के लिए देखो, यस से अगर आपको किसी का फ्रेंड का नाम याद है आपको, तो वो कैसा है, स्मूथ है। और स्मूथ है मतलब कि क्या, उसके ऊपर कैप्सूल है, ऐसा ध्यान में रख सकते हो आप। यस टाइप का जो स्ट्रेन है, यस टाइप, या फिर हम इसको यस स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, वो कैप्सुलेटेड था एंड स्मूथ था। एंड ये कैसा था, वायरुलेंट। वायरुलेंट, ओके, वायरुलेंट मतलब क्या, इससे डिसीज होता था, इससे डिसीज हो जाता था। ओके, एंड जो सेकंड मिक्सचर था ये अवायरुलेंट था। अवायरुलेंट मतलब जिससे डिसीज नहीं होता था। ओके, क्लियर बात है। ये 2 टाइप के स्ट्रेन समझ में आए, और जो बैक्टीरिया यूज किया वो समझ में आया ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर में यहाँ पे समझ में आ गई। तो अभी नीचे देखो, अभी क्या है यहाँ पे, ग्रिफिथ कंडक्टेड 4 एक्सपेरिमेंट ऑन दिस बैक्टीरिया। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, 4 एक्सपेरिमेंट को प्रोड्यूस किया, मतलब कि किया 4 एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। ओके, तो ये 4 एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे वो हम देखेंगे। अभी देखो, ग्रिफिथ कंडक्ट 4 एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, ही इंजेक्ट बैक्टीरिया ऑफ यस स्ट्रेन आर स्ट्रेन। जो ये आर स्ट्रेन था, ओके, ये कैसा था, अवायरुलेंट। ये कैसा था, वायरुलेंट, मतलब जिससे डिसीज होता था, इससे डिसीज नहीं होता था। सो ये जो आर का आर टाइप मतलब आर स्ट्रेन टाइप, मतलब हम स्ट्रेन भी बोल सकते हैं उसको। ओके, यूज किया। और जो माइस है, माइस मतलब क्या होता है, माउस, चूहा। चूहे के ऊपर इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। माइस सर्वाइव। जो माइस है, जो हमारा चूहा है, वो मरा नहीं, वो सर्वाइव हो गया। इट डिड नॉट कॉज निमोनिया। क्यों नहीं कॉज हुआ, बिकॉज जो आर टाइप है, मतलब आर स्ट्रेन है, वो कैसा है, अवायरुलेंट, मतलब जिससे डिसीज नहीं होता, ऐसा है। इसलिए फिर वो हमारा जो चूहा है उसको कुछ होगा ही नहीं, वो हम उसको देंगे। तो क्लियर बात है, पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरे में क्या किया, व्हेन ही इंजेक्ट बैक्टीरिया ऑफ स्ट्रेन यस, जो यस स्ट्रेन है, जब उन्हें चूहे को इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया, उसको निमोनिया हो गया, डाइड। ओके, सो इसलिए क्यों, बिकॉज जो यस टाइप है वो कैसा है, हमारा वायरुलेंट है, मतलब जिससे डिसीज होता है। क्लियर समझ में आ गया। थर्ड में देखो, इसलिए वो चूहा मर गया। थर्ड में क्या किया इसने, ही इंजेक्टेड हीट किल्ड यस स्ट्रेन। जो यस स्ट्रेन है वो कैसा है, हमारा वायरुलेंट है, जिससे डिसीज होता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट उसने दिया था, और जो माइस है, जो हमारा चूहा है, वो मर गया था। क्लियर बात है। लेकिन वो थर्ड में क्या किया, थोड़ा इसके अंदर मॉडिफिकेशन लिया। क्या किया इसने, उसको हीट किया पहले, तो उबाला और किल किया, इसके अंदर के जो भी माइक्रोब्स थे उसको किल कर डाला, और उसके बाद स्ट्रेन यस बैक्टीरिया दे दिया, चूहे को इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ,
चूहा मरा नहीं। अभी उसने यस स्ट्रेन इंजेक्ट किया जो वायरुलेंट था, लेकिन इसको हीट किया, किल किया, उसके बाद दे दिया चूहे को, इंजेक्ट कर दिया, चूहा मरा नहीं। ओके, 3 समझ में आ गए आपको। उसके बाद फोर्थ वाला एक्सपेरिमेंट क्या किया, फोर्थ में क्या समझ में आया उसको देखो। ही मिक्स्ड, इसने क्या किया, मिक्स किया हीट किल्ड यस बैक्टीरिया, जो यस बैक्टीरिया मतलब जो यस स्ट्रेन था हमारा हीट किल्ड जिससे चूहा नहीं मरा, वो मिक्स किया किसके साथ, ये स्ट्रेन आर के साथ। जो आर स्ट्रेन है वो भी कैसा था, जिससे चूहा नहीं मरा था, मतलब कि वो भी कैसा था, अवायरुलेंट था। ये देखो आर टाइप मतलब आर स्ट्रेन कैसा था, अवायरुलेंट था, जिससे चूहा नहीं मरता था। और जो हीट किल ये स्ट्रेन है ये भी ऐसा था कि जिससे चूहा नहीं मरता था। ये दोनों को मिक्स किया और चूहे को दे दिया। अब क्या होगा, चूहा नहीं मरेगा बिकॉज दोनों भी कैसे है, नॉन वायरुलेंट है। लेकिन यहाँ पे हुआ घोटाला, मतलब क्या हुआ, द माइस डाइड, मतलब कि चूहा मर गया। ओके, सो यहाँ पे समझ में आया कि क्या हुआ, ये दोनों तो अवायरुलेंट थे, दोनों तो डिसीज को प्रोड्यूस नहीं करते थे, फिर चूहा कैसे मरा। ये जो सवाल है इसने ही बता दिया कि कैसे ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जिन्हें डीएनए ही कैरेक्टर को ट्रांसफर किया है। इस एक्सपेरिमेंट में वैसे डीएनए ही है ऐसा समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ तो है जो ट्रांसफर करता है, वो समझ में आ गया। तो अभी देखो नीचे ये फोर्थ वाले के जो चूहा था उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, उसके बाद क्या समझ में आया देखो आप। उसके बाद समझ में आया कि क्या समझ में आया, जो साइंटिस्ट लोगों ने जो है उनके एक जो यहाँ पे फोर्थ एक्सपेरिमेंट के जो है वो रिकवर्ड किया उसका लार्ज नंबर ऑफ लाइव आर स्ट्रेन। जो एक्सपेरिमेंट जो चूहा मर गया था उसके ब्लड में क्या मिला हमको, लाइव येस्ट्रेन बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड ऑफ डेड माइस, लाइव येस्ट्रेन मिल गया। ओके, लाइव येस्ट्रेन। अभी देखो इसके अंदर हीट किल्ड येस्ट्रेन था, मिक्स किया हुआ, एंड आर स्ट्रेन था, दोनों मिक्स किए हुए थे। लेकिन जो येस्ट्रेन है, ओके, ये हीट किल्ड येस्ट्रेन था, ये हीट किल्ड येस्ट्रेन था, लेकिन जो ब्लड के अंदर मिला, जो मरा हुआ माइस था, जो चूहा था उसके अंदर जो ब्लड मिला मरा हुआ, उसके अंदर आर स्ट्रेन मिला, लेकिन कैसा, लाइव। जो हीट किल्ड था वो लाइव बन गया, मतलब कि ये हीट किल्ड येस्ट्रेन ने ये आर स्ट्रेन से कुछ ना कुछ लिया, और इसीलिए वो हीट किल्ड येस्ट बैक्टीरिया ये स्ट्रेन वो लाइव आर येस्ट्रेन बन गया। और लाइव येस्ट्रेन से क्या होता है, लाइव येस्ट्रेन से चूहा मरता है, और इसलिए चूहा मर गया। मतलब कि ये किल्ड येस्ट बैक्टीरिया, मतलब कि किल्ड येस्ट स्ट्रेन ने, ये हीट किल्ड येस्ट स्ट्रेन ने ये स्ट्रेन आर से कुछ ना कुछ तो लिया, और वो जो हीट किल्ड था वो लाइव बन गया, और वो लाइव येस्ट स्ट्रेन तो हार्मफुल है। ओके, इसलिए इन दिस 4 एक्सपेरिमेंट समथिंग हैड कॉज हार्मलेस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया टू चेंज इनटू डेडली येस्ट स्ट्रेन। ये आर स्ट्रेन से कुछ ना कुछ लिया, और वो डेड येस्ट जो लाइव है मतलब डेडली येस्ट स्ट्रेन, जो मतलब कि हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। ओके, सो इसके अंदर समझ में आया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसके अंदर दिया उसने नाम, मतलब कि मस्ट हैव टेकन अप व्हाट ही कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब कि जो वो कैसा था, वो फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ऐसा जो है बताया गया कि जो ट्रांसफर किया गया था वो क्या था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यही हमको ये एक्सपेरिमेंट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर सिर्फ इतना ही समझ में आया कि वो क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। उसके बाद देखो, ये देखो रफ स्ट्रेन, ये स्मूथ मतलब कि यह स्ट्रेन, और रफ मतलब कि आर स्ट्रेन। ओके, आपको पता है आर स्ट्रेन नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड मतलब रफ। ओके, सो देखो पहले के अंदर चूहा जो है मतलब कि मरा नहीं, दूसरे के अंदर यह स्ट्रेन से मरा, हीट किल्ड, और उसके बाद यह स्ट्रेन दोनों को मिक्स किया। ये देखो हीट किल्ड दिया तो भी नहीं मरा, और ये हीट किल्ड यह स्ट्रेन, और उसके बाद ये आर स्ट्रेन, ये दोनों को मिक्स किया तो चूहा मर गया। ओके, सो ये डायग्राम से आपको वो पूरा समझ में आ जाएगा, इससे आप इजीली आप देख सकते हो, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट वाला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद सेकंड है हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट। ये हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया वो देखते हैं अभी। सो हर्शी चेस ने यहाँ पे, इनका नाम है अल्फ्रेड मार्था चेस, एंड इन्होंने 1952 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया एंड प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नॉट अ प्रोटीन। ओके, सो पहला एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद दो लोगों के ऊपर मतलब कि प्रॉपर्टीज या फिर हम बोल सकते कि मटेरियल के ऊपर शक था। एक तो था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, या दूसरा था प्रोटीन। तो ये दोनों में से डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूव किया हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट ने। ओके, सो कैसे प्रूव किया देखो, हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट वर्क विद द वायरसेस दैट इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। ओके, इन्होंने किसके साथ काम किया, जो हमारा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था उन्होंने चूहे के ऊपर काम किया था, इन्होंने काम किया था वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। मतलब कि हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट ने क्या यूज किया, बैक्टीरियोफेजेस, एंड विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो बैक्टीरियोफेजेस है किससे कंपोज था, डीएनए एंड प्रोटीन। ओके, दे यूज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और उसके साथ साथ उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया, जो था
32p मतलब 32 फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर जो कि था 35s। ओके, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर ये दोनों इन्होंने यूज किए। ओके, 32p एंड 35s। ओके, तो ये दोनों इन्होंने यूज किए। तो यूज करके इन्होंने कैसे यूज किए वो हम देखते हैं अभी यहाँ पे। ओके, सो देखो अभी उन्होंने कैसे यूज किया। सो इन्होंने क्या किया, दे ग्रू वायरसेस, इन्होंने वायरसेस को ग्रो किया। कौन से मीडियम के अंदर? दो मीडियम के अंदर। एक मीडियम था जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, ऐसे मीडियम के अंदर वायरस को ग्रो किया। और दूसरा मीडियम था जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर था, ऐसे मीडियम के अंदर वायरस को ग्रो किया। और क्या हुआ, वायरसेस ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। जो वायरस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के मीडियम में ग्रो हुए उनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था। जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर जो मतलब ग्रो हुए उसके अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, रेडियो एक्टिव। और जो रेडियो एक्टिव सल्फर देखो, एंड सिमिलरली दोज प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर, जो रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम में ग्रो हुए वायरस उसके अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। इसके अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। ओके, मतलब जो सल्फर के मीडियम में ग्रो हुए वायरस उसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, और जो वायरस फॉस्फोरस के मीडियम के अंदर, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के मीडियम के अंदर ग्रो हुए उनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था। ठीक है, ये दोनों बातें आपको समझ के लेना है। बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। मतलब इसके अंदर डीएनए था मतलब आरएनए नहीं, सॉरी प्रोटीन नहीं था, और इसके अंदर प्रोटीन था मतलब डीएनए नहीं था, रेडियो एक्टिव। ओके, यही आपको एक पॉजिटिव पॉइंट लिखा, दूसरा नेगेटिव पॉइंट उसके अंदर का। ठीक है, तो ये दोनों आपको ये बातें सभी समझ में आ गई। अभी देखो नीचे क्या हुआ, फिर आगे नीचे देखो क्या हुआ। सो अभी देखो इसके अंदर क्या हुआ, रेडियो एक्टिव फेजेस वेयर ऑलो टू इन्फेक्ट ई कोलाई। उसके बाद जो रेडियो एक्टिव फेज थे हमारे, जो ग्रो किए हमने वायरस, एक तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के मीडियम में और दूसरा रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम में, दोनों के अंदर जो वायरसेस हमने ग्रो किए उनको हमने क्या किया, जो ई कोला है मतलब ईस्चुरियन कोला है, इसको इन्फेक्ट करने के लिए ऑलो किया, मतलब इन्फेक्ट करने दिया। ओके, बैक्टीरिया ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग नॉर्मल फॉस्फोरस एंड सल्फर। देन मतलब दोनों जो फॉस्फोरस के अंदर मतलब ये ग्रो हुए थे वो वायरस, और जो सल्फर के अंदर, दोनों को इन्फेक्ट करने दिया ई कोलाई को, ईस्चुरियन कोलाई। ओके, सो ये क्या है, सिंपल में बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया, वायरस ने बैक्टीरिया के ऊपर क्या किया, इन्फेक्ट कर दिया, इसलिए बैक्टीरियोफेज हम जिसको बोलते हैं। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। सो बैक्टीरिया विच वेयर इन्फेक्टेड बाय वायरस विच, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, मतलब वो किस, मतलब कौन से मीडियम में ग्रो हुआ था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के मीडियम में ग्रो हुआ था। ओके, वेयर रेडियो एक्टिव, वो कैसा था, रेडियो एक्टिव था। मतलब कि बैक्टीरिया विच वेयर इन्फेक्टेड बाय वायरस विद रेडियो एक्टिव डीएनए और फॉस्फोरस वेयर रेडियो एक्टिव, वो रेडियो एक्टिव था, बिकॉज इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया है वो रेडियो एक्टिव बन गया, और इसीलिए वो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ट्रांसफर क्या हो गया, वो हो गया ट्रांसफर रेडियो एक्टिव, वो रेडियो एक्टिव बन गया। ठीक है, बैक्टीरिया को जब वायरस ने इन्फेक्ट किया तो इसलिए समझ में आया कि डीएनए क्या है, तो सिंपल में जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए है। अभी देखो सेकंड में क्या हुआ, बैक्टीरिया विच वेयर इन्फेक्टेड बाय वायरसेस, ओके, विच हैविंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन, मतलब कि सल्फर, जो रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर ग्रो हुआ था बैक्टीरिया, मतलब वायरस जिसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, जिसने ये मतलब वायरस ने जो बैक्टीरिया को क्या किया, इन्फेक्ट किया, वो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव नहीं मिला, मतलब बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं था, मतलब वेयर नॉट रेडियो एक्टिव। इसलिए दिस इंडिकेट दैट द प्रोटीन फ्रॉम द वायरस डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया, जो प्रोटीन था वायरस के अंदर का वो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन जो डीएनए था, रेडियो एक्टिव डीएनए वायरस के अंदर का, वो रेडियो एक्टिव डीएनए जो है सिंपल में आगे वाले बैक्टीरिया के अंदर मिला, वो रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया के अंदर जो रेडियो एक्टिव डीएनए मिल गया, मतलब कि वो डीएनए क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। मतलब कि यहाँ पे समझ में आ गया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है डीएनए। ओके, समझ में आ गया ये हमको। और यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ये डायग्राम के अंदर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये बैक्टीरियोफेजेस है, सल्फर लेव प्रोटीन से एप्सूल, एंड देखो इसके अंदर जब इसने इसको क्या किया, इन्फेक्ट किया, तो बाद में नो सल्फर डिटेक्टेड इन सेल, इनके सल्फर में, इनके सेल के अंदर सल्फर नहीं मिला। लेकिन जो यहाँ पर देखो फॉस्फोरस के मीडियम में था ना, उसके अंदर क्या मिला, फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन अ सेल, फॉस्फोरस मिल गया, एंड नो फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन अ स्पर्मेटन्स, ये स्पर्मेटन्स के अंदर नहीं था। ओके, तो ये आपको समझ के लेना है यहाँ पे हर्शी-चेस एक्सपेरिमेंट की डायग्राम। उसके बाद थर्ड है एवेरी मैक्लोड एंड मैक्रेटी एक्सपेरिमेंट। ये जो है साइंटिस्ट ने कौन से किया था, 1944 के अंदर किया, और यूएस माइक्रोलॉजिस्ट ऑस्टवाल्ड एंड टी एवेरी एंड क्वाइनियम मैक्लोड, और तीनों को नाम दे दिए एवेरो मैक्लोड एंड मैक्रेटी एक्सपेरिमेंट। ओके, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है। ओके, उसके बाद क्या हुआ देखो, मैकलाइन मैकर्टी, ये सभी साइंटिस्ट थे।
और इन्होंने फर्स्टली प्रूव किया, एविडेंस दिया, प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ था। ओके, किसके अभी इन्होंने क्या यूज किया, थ्रू द एक्सपेरिमेंट दे प्यूरिफाइड डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ यस हीट किल्ड बैक्टीरिया। जो हीट किल्ड बैक्टीरिया था, यस हीट किल्ड बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया के अंदर के इन्होंने क्या किया, इसके अंदर 4 टाइप के मटेरियल उनको मिले। सबसे पहला था डीएनए, उसके बाद था आरएनए, उसके बाद था प्रोटीन। ओके, प्रोटीन मतलब कि एंजाइम्स। ओके, प्रोटीन मतलब ही एंजाइम्स, ये आपको समझ के लेना है। तो ये इन्होंने उनको क्या कहाँ पे मिला, यस हीट किल्ड बैक्टीरिया के अंदर। ओके, जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे जो आर स्ट्रेन सेल थी, आर स्ट्रेन की सेल, आर स्ट्रेन कैसा था हमारा, नॉन वायरुलेंट था। ओके, वो कैसा था, नॉन वायरुलेंट, और जो स्ट्रेन था वो वायरुलेंट था, जिससे डिसीज होता था। इसके अंदर क्या मिला उनको, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन एंड एंजाइम। अब ये चारों में से कोई तो एक है जिसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब कि जो आर स्ट्रेन था हमारा, हीट किल्ड ये स्ट्रेन था, उसको लाइव ये स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ये चारों में से कोई एक था। ओनली डीएनए वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म हार्मलेस आर स्ट्रेन टू डेडली ये स्ट्रेन। जो हार्मलेस आर स्ट्रेन था उसको ट्रांसफर किया ये स्ट्रेन के अंदर, वो डीएनए ही था। कैसे था, तो देखो आगे, यह यहाँ पे आपको समझ के लेना है। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए बट ऑल बायोलॉजिस्ट वे आर नॉट कन्विंस। जो बायोलॉजिस्ट थे वो कन्विंस नहीं हुए। ओके, तो यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे आपको एक बात समझ के लेनी है, डीएनएज मतलब क्या होता है, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, डीएनएज, ये डीएनएएसई है। ओके, ये वाला क्या है, तो डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। तो इसके अंदर जब डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया गया, मतलब डीएनए को खा गए वो, तब क्या हुआ कि माइस नहीं मरा। और जब डीएनए को नहीं खाया था, जब प्रोटीन को खाया, ओके, मतलब कि प्रोटीन को खा गए तो डीएनए उसके अंदर बचा हुआ था। जब डीएनए दे दिया तो माइस क्या गया, मर गया। मतलब कि ये समझ में आया कि अगर इसके अंदर डीएनए है तो माइस जो है वो मर रहा है। और जब डीएनए खा गया था, मतलब डीएनए जब डाइजेस्ट हुआ, ओके, जब डीएनए डाइजेस्ट हुआ तब जो है वो माइस जो है वो जिंदा रहा। मतलब इसके अंदर तब प्रोटीन चला गया था, लेकिन प्रोटीन में, मतलब प्रोटीन ने कैरेक्टर को ट्रांसफर नहीं किया था, ओनली डीएनए ही कैरेक्टर को ट्रांसफर किया था। यहाँ पे डीएनए डाइजेस्ट हो गया और इसलिए इसके अंदर डीएनए नहीं जा पाया, ये माइस के अंदर, ये चूहे के अंदर, इसलिए चूहा बच गया और इसके अंदर डीएनए चला गया और चूहा मर गया। इसका मतलब कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए बट ऑल बायोलॉजिस्ट वे आर नॉट कन्विंस। इसने प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो है, ऑल बायोलॉजिस्ट मतलब सभी बायोलॉजी की पढ़ाई करने वाले साइंटिस्ट, वो लोग वो प्रूव नहीं थे, मतलब कि जो क्या थे, कन्विंस नहीं थे इनके एक्सपेरिमेंट से। ओके, उनका कहना वो मतलब कि उसका अलग कहना था उन साइंटिस्ट लोगों का, वो मतलब कि माने नहीं। आगे देखो, ये तीनों एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए जो है वो किससे बनता है, सबसे पहला ध्यान में रखो, 1869 के अंदर जो फ्रेडी स्माइचर, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने सेपरेट किया सेलुलर सब्सटेंस को, सेलुलर मतलब सेल के अंदर का सब्सटेंस को। ओके, सो किससे मतलब न्यूक्लियस से, किससे सेपरेट किया, न्यूक्लियस से। कौन से सेल के, पस सेल, जहाँ पे खरोच लगती है हमको। ओके, सो उसके अंदर जो होता है वो पस होता है, वो पस सेल के अंदर से जो न्यूक्लिया है उसके अंदर से इन्होंने, फ्रेडी स्माइचर ने उसको सेपरेट किया था और नाम दे दिया न्यूक्लियन, बिकॉज वो न्यूक्लियस के अंदर मिला। एंड इट शोज एसिडिक प्रॉपर्टी, ये एसिडिक प्रॉपर्टी की शो करता था, इसलिए इसका नाम गिर गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियन क्यों, मतलब कि वो न्यूक्लियस में मिला है, और एसिड मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। और ये जो 2 टाइप के एसिड होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, सभी लोगों को पता है। ओके, डीएनए एंड आरएनए आर दी 2 टाइप्स ऑफ डीएनए, मतलब 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद नीचे देखो, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए एंड आरएनए होते हैं दोनों बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। ओके, मतलब डीएनए, अभी देखो यहाँ पे डीएनए एंड आरएनए, सो डीएनए एंड आरएनए दोनों किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। और जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीजों से बनता है, वो होता है शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। शुगर होता है पेंटेज शुगर, मतलब 5 कार्बन से बना हुआ शुगर, और वो डीऑक्सीराइबोस होता है, मतलब इसके अंदर एक जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन कम ही होता है। यहाँ पे देखो C6, ओके, ये C6, उसके बाद देखो H5O4, और यहाँ पे देखो C5H10O5, मतलब इसके अंदर C5 है। ओके, C5H10O5, O4 है, एक ऑक्सीजन कमी है, मतलब कि इसलिए यहाँ पे एक
सो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है, इसलिए यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस है। ओके, एंड इट हैज पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर, ऐसा पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर इसका होता है, आगे हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड होता है नाइट्रोजन बेसेस। नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, मतलब रिंग टाइप। ओके, एंड किससे बनते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, सो क्या बोलना है? नाइट्रोजन बेसेस आर साइक्लिक कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? डिराइव्ड फ्रॉम फॉस्फेरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H3PO4। फॉस्फेरिक एसिड से ये डिराइव्ड हुए हैं, एंड इनके अंदर 3 एक्टिव OH होते हैं, जिसमें से 2 ये बॉन्ड स्टैंड फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। जो डीएनए के स्टैंड होते हैं वो फॉर्मेशन के लिए 2 इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो ये आपको समझ के लेना है। आगे हम देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ना, इसके अंदर ये नाइट्रोजन बेसिस के अंदर 2 यहाँ पे टाइप होते हैं नाइट्रोजन बेसिस के। ओके, सो कौन कौन से टाइप होते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सिंपल में। तो देखो, जो नाइट्रोजन बेसिस है इसके 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला है प्यूरिन्स एंड सेकंड है पिरामिडिन। ओके, नाइट्रोजन बेसिस के 2 टाइप होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन। प्यूरिन्स मतलब होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर, और पिरामिडिन मतलब होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप इतना समझ सकते हो कि जिसका नाम छोटा उसके रिंग ज्यादा, मतलब 2 रिंग, और जिसका नाम बड़ा लंबा नाम जिसके एक ही रिंग। ओके, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और जो प्यूरिन्स है वो भी ध्यान में रखने के लिए ट्रिक क्या है? 9, इसका नाम आप लो एडेनाइन, जो लास्ट मतलब जो है हम बोल सकते हैं सफिक्स, मतलब लास्ट में जो आ रहा है वो है 9 नंबर आता है, वो है प्यूरिन्स। एडेनाइन एंड ग्वानाइन, मतलब देखो 9 आ रहा है कि नहीं। ओके, एंड बाकी थाइमिन, इसके अंदर 9 नहीं आ रहा, मतलब ये पिरामिडिन है। और साइटोसिन भी पिरामिडिन है। और ये यूरेसिल क्या है? तो ये आरएनए के लिए, आरएनए एंड डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होता है, और इसीलिए यहाँ पे देखो सो कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पे जब आरएनए हो तब ये थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। ओके, और जब डीएनए है, जब डीएनए तब थाइमिन रहता है। और जब आरएनए की बात करें, डीएनए की मतलब आरएनए के जो आरएनए उसका स्टैंड का मतलब बात करें, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तब ये थाइमिन की जगह पे यूरेसिल जाता है। मतलब समझ में आ गया? इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल, इसलिए ये एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, वैसे 4 ही होते हैं। ओके, और उसके बाद जो एडेनाइन होता है वो थाइमिन से बॉन्ड, मतलब यहाँ पे बॉन्ड पेयर करता है और डबल बॉन्ड का ज्वाइन होता है। और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइन होता है। ओके, तो ये बातें आपको समझ के लेनी है, बेसिक चीजें है, और ये इसके अंदर हमने ऐड की है। और अभी नीचे देखो, अभी 2 स्टैंड जो होते हैं डीएनए के वो एंटी पैरेलल होते हैं। एक होता है असेंडिंग, दूसरा होता है डिसेंडिंग। और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक ने दिया गया है, ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। ओके, सो देखो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखो इसके अंदर ये क्या है ना, अभी देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा ये है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया था 3 चीजों से बना है। एक है पेंटेज शुगर, यहाँ पे देखो आप ये जो दिख रहा है ना ये पेंटेज शुगर। उसके बाद देखो यहाँ पे जो टी है ये क्या है? नाइट्रोजन बेसिस है, थाइमिन। ओके, एंड यहाँ पे देखो ये पी मतलब है फॉस्फेट ग्रुप, मतलब कि ये नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों से क्या बना है? ये तीनों से बना है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये समझ में आ गया, न्यूक्लियोटाइड ये तीनों से बनता है। ओके, सो ये तीनों से बनता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के जोड़ के डीएनए का स्टैंड बनता है। और डीएनए के 2 स्टैंड होते हैं, एक होता है असेंडिंग स्टैंड मतलब चढ़ने वाला, और दूसरा होता है डिसेंडिंग स्टैंड मतलब कि उतरता हुआ स्टैंड। ओके, समझ में आ गया। अभी ये असेंडिंग स्टैंड एंड डिसेंडिंग स्टैंड क्यों बनते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये पोलैरिटी से बनते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो ये पेंटेज शुगर का फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, ये थर्ड, ये 4 एंड ये 5th। ओके, ये 4 एंड ये 5th, तो इसलिए जो 5th कार्बन होता है वहां पे ही फॉस्फेट ग्रुप लगता है। एंड जो फर्स्ट कार्बन होता है ये वाला, वहां पे क्या लगता है? नाइट्रोजन बेस, मतलब कि 5th में क्या लगता है? फॉस्फेट ग्रुप। और जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट, उसके अंदर क्या लगता है? ये लगता है नाइट्रोजन बेस। ओके, नाइट्रोजन बेस। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गए। तो ये दोनों के अंदर देखो, अभी यहाँ पे इसके फर्स्ट के अंदर नाइट्रोजन बेस है, तो इसके अगर फर्स्ट में होना तो इसको उल्टा करना पड़ता है, तभी ये फर्स्ट यहाँ पे आएगा, और तभी यहाँ पे ये दोनों ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ये आपस में पेयर करेंगे। इसलिए ये नीचे तरफ, ये देखो इसका जो आगे का जो एंड है ना वो नीचे आ रहा है, मतलब कि ये डिसेंडिंग हम जिसको बोलते हैं, ऐसा ये डिसेंडिंग है। और ये देखो ये ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये इसलिए असेंडिंग है। इसलिए दोनों स्टैंड बन गए, बिकॉज यहाँ पे पोलैरिटी से, समझ में आ गया। और इसलिए यहाँ पे देखो इसका ये 5' से फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, और 3' इसके 3' से, इसके 5' से, इसके 3' से। सो 3' एंड 5'
से फॉस्फेट ग्रुप लिंक होता है और नाइट्रोजन बेसेस फर्स्ट कार्बन के आइटम से ही वो लिंक होते हैं और इसीलिए ये दोनों स्टैंड बन गए, एसेंडिंग स्टैंड एंड डिसेंडिंग स्टैंड। और यहाँ पे देखो एडेनाइन जो होता है वो थाइमिन से डबल बॉन्ड से बॉन्ड रिएक्ट होता है, मतलब ज्वाइन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं। एंड ये ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइन होता है साइटोसिन से, और इसलिए ये यहाँ पे है। और ये अल्टरनेट होता है, मतलब एक बार ये एडेनिन थाइमिन प्लस ग्वानिन साइटोसिन, उसके बाद एडेनिन थाइमिन प्लस ग्वानिन साइटोसिन। ओके, ये डीएनए के अंदर, और आरएनए अगर था इसके अंदर तो ये जो थाइमिन है इसके जगह पे यूरेसिल आ जाएगा। थाइमिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल इन आरएनए। क्लियर बात है, ये समझ के लेना है अच्छे तरीके से, ये जो है बेसिक चीजें है। अब देखो नीचे, अब नीचे है यही मैंने आपको बताया फर्स्ट कार्बन शुगर। अब है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर जो है आपको 5 पॉइंट से इसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है डीएनए एज अ डबल हेलिक्स, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्टैंड, देन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, देन प्यूरिन पैरामिडिन रेशियो एंड पोलैरिटी ऑफ स्टैंड, उसके बाद मेजर एंड माइनर ग्रूव एंड डायमेंशन। ये 7 पॉइंट से आपको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है आपको 7 पॉइंट से? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का अगर स्ट्रक्चर बताया दे आपको, डीएनए मॉलिक्यूल का, ओके, सो ये आपको इतने पॉइंट लिखने पड़ेंगे। वो कितने मार्क के लिए पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है आंसर, बड़ा है या छोटा। ओके, सो डीएनए मॉलिक्यूल एज अ डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स मतलब 2 स्टैंड से बनता है। फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू द मॉडल प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक, जो वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था, जो हमने देखा ऊपर, वो डीएनए मॉलिक्यूल 2 लॉन्ग स्टैंड से बनता है। ओके, कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन इमेजिनरी। ओके, सो 2 लॉन्ग स्टैंड से बनता है। और कौन से इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब जो इमेजिन की जाती है, वहां पे नहीं होती, लेकिन इमेजिन मतलब कि एक ऐसा और दूसरा ऐसा ऐसा। ओके, सो ऐसे 2 स्टैंड होते हैं और ये बीच में ये जो है ना वो इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी, इसको हम इमेजिन करते हैं। ओके, सो इमेजिनरी सर जो सेंट्रल एक्सिस से दोनों डबल हेलिक्स होते हैं और ये लुक लाइक होते हैं ट्विस्टेड लैडर। जो लैडर मतलब कि जो हम बोल सकते हैं उसको ऊपर चढ़ने के लिए जो हम यूज करते हैं लैडर, वो लैडर, लेकिन वो कैसी लैडर? ट्विस्टेड, मतलब ऐसी लैडर। ओके, ऐसी लैडर। और ये बीच में ऐसे जोड़े होते हैं, आपको पता है ये नाइट्रोजन बेसेस होते हैं ना बीच में, इसलिए ये जोड़े होते हैं, मतलब ये ट्विस्टेड लैडर। ओके, मतलब कि ये सर्कुलर लैडर की तरह है, सीडी की तरह है। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट में समझ के लेना है। फर्स्ट पॉइंट तो भाई अपना हो गया। अभी नीचे देखो अपना सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के अंदर आपको समझ के लेना है स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्टैंड। सो ये तो बहुत सिंपल है, बिकॉज देखो स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्टैंड, एक डीएनए का स्टैंड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। ये देखो न्यूक्लियोटाइड्स, और जो न्यूक्लियोटाइड बनता है वो बनता है डीऑक्सीराइबो शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप से, नाइट्रोजन बेस से, जो मैंने आपको ऊपर बताया। एंड सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड ऑफ सेम स्टैंड्स आर लिंक बाय 3'5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना वो ज्वाइंस होते हैं 3'5', और वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो बीच में होता है ना, 3'5' के बीच में होता है फॉस्फेट, उसको हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं। दोनों लिंकेज होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड बीच में आपस में लिंक होते हैं। and that is phosphate attached to 5th carbon atom of sugar and nucleotide is joined to 3rd carbon of another. Okay, so वो जो हमने ऊपर में देखा था 5' and 3'. Okay, so वो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्टैंड के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के आपको यही समझ के लेना है कि जो प्यूरिन होते हैं वो पिरामिडिन से ज्वाइन होते हैं। ऑलवेज प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद द पिरामिडिन। ओके, वही आपको समझ लेना है। प्यूरिन कौन से थे? फिर मैंने आपको ट्रिक बताया था 9 मतलब लास्ट में एडेनाइन एंड ग्वानिन आर द प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन जो बड़े बड़े होते हैं लंबे वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और जो छोटा नाम होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। मतलब एडेनाइन एंड ग्वानिन आर द प्यूरिन्स, मतलब डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर, और जो पिरामिडिन है वो होते हैं थाइमिन है साइटोसिन, जो कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, सो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है पिरामिडिन, वही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से वो होते हैं। ओके, पिरामिडिन बेस विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एडेनाइन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है, और ग्वानिन साइटोसिन से लिंक होता है, ज्वाइन होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, या देखो टर्म एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। नीचे देखो प्यूरिन पिरामिडिन रेशियो। ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग टोटल नंबर ऑफ प्यूरिस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पिरामिडिन। जो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है, मतलब एडेनाइन रिएक्ट विद द थाइमिन, ये ग्वानिन रिएक्ट विद साइटोसिन, मतलब कि जो प्यूरिन है वो पिरामिडिन से रिएक्ट होता है, और उनका रेशियो 1:1 होता है, जिसको हम प्यूरिन पिरामिडिन रेशियो बोलते हैं, जिसको हम चारगैफ रूल भी बोलते हैं। देखो चारगैफ रूल। ओके, इसका मतलब यही है कि प्यूरिन जितने प्यूरिन उतनी ही पिरामिडिन। उसके बाद पोलैरिटी ऑफ स्टैंड। ईच स्टैंड ऑफ डीएनए हैज अ स्पेसिफिक पोलैरिटी, वन एंड ऑफ कंसीडर 5' where the another end is 3' and this polarity because of 3rd and 5th carbon atom of the deoxyribose sugar. So जो 3rd and 5th कार्बन वो वहाँ पे फॉस्फेट जो ग्रुप अटैच होता है 3rd and 5th कार्बन एटम से, सो वहाँ से ही इसका जो है वो पोलैरिटी बना है। मतलब कि यहाँ पे देखो, मतलब कि क्या कि अगर ऐसे स्टैंड है ना,
तो इसका अगर 3 डैश है ये स्टैंड का, तो ये वाला 5 डैश रहेगा और ये वाला 3 डैश रहेगा और ये वाला 5 डैश रहेगा, मतलब अपोजिट रहेंगे। इसको हम बोलेंगे पोलैरिटी ऑफ स्टैंड। ओके, यही आपको यहाँ पे पूरे के पूरे पॉइंट के अंदर बताया गया है, तो यही आपको समझ के लेना है। उसके बाद नीचे आगे देखो, आगे है मेजर एंड माइनर ग्रूव्स। तो इसके अंदर दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक है इमेजिनरी जो एक्सिस होता है, जब उसके अंदर कॉइलिंग हो डबल हेलिक्स का, जब कॉइलिंग होता है, जब क्या होता है, जब कॉइलिंग होता है डबल हेलिक्स का, तब क्या फॉर्म होता है, मेजर मतलब डीप ग्रूव। और जब ट्विस्टिंग होते हैं तब क्या फॉर्म होता है, माइनर ग्रूव। ओके, ये देखो माइनर ग्रूव या फिर शॉलो ग्रूव हम जिसको बोलते हैं। जब ऐसा वो ट्विस्ट हो जाए तो होता है माइनर और मेजर, या माइनर और शॉलो ग्रूव, जिसका नाम है माइनर ग्रूव या फिर शॉलो ग्रूव। और जब ये एक दूसरे से ऐसे कॉइल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉइलिंग जब होता है तब वहाँ पे मेजर ग्रूव फॉर्म होता है, या फिर हम उसको डीप ग्रूव भी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे दो ही आपको वर्ड ध्यान में रखने, एक है कॉइलिंग, एक है ट्विस्टिंग। कॉइलिंग होता है तो मेजर ग्रूव या फिर डीप ग्रूव, और ट्विस्टिंग हो गया दो स्टैंड का, तब बनता है माइनर एंड शैलो ग्रूव। क्लियर बात है, समझ में आ गया। आगे देखो, बिकॉज यहाँ पे वन शॉट हमारा वीडियो है, वन शॉट। ओके, सो डायमेंशन के अंदर डायमीटर जो होती है डीएनए की वो 2 नैनोमीटर होती है, एंड 1 नैनोमीटर मतलब होता है 10 एंगस्ट्रॉन। ओके, 1 नैनोमीटर होता है 10 एंगस्ट्रॉन, वो यहाँ पे 2 नैनोमीटर है मतलब कि 20 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन के अंदर अगर पूछी गई तो 20 एंगस्ट्रॉन, और अगर नैनोमीटर के अंदर पूछी गई तो 2 नैनोमीटर। डायमेंशन ऑफ डीएनए, डायमीटर मतलब कि ऐसा अगर डीएनए ना, तो ये जो डायमीटर है इसकी ऐसी, ओके, ये जो डायमीटर है वो रहेगी 2 नैनोमीटर। ओके, समझ में आ गया, मतलब ऐसी लेंथ इसकी, समझ में आ गया। आगे देखो, आगे यहाँ पे समझ के लेना है आपको कि जो 36 बिटवीन डीएनए मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द डायफ्लेक्शन ऑफ द पिच एंगल 36 डिग्री का बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेप्स, एंड डीएनए मॉलिक्यूल मेक्स अ 360 डिग्री टर्न आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3.4 नैनोमीटर। मतलब कि अभी देखो मैं नीचे आपको बताता हूँ डायग्राम से ही, वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ओके, सो देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, यहाँ पे आपको समझ के लेना है कि जब वो 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, देखो 3.4 एंगस्ट्रॉन का डिस्टेंस वो कवर करते हैं ना, तब क्या होता है कि वो 360 डिग्री का टर्न करते हैं। ओके, मतलब डीएनए के अंदर होता है टर्न। अभी देखो यहाँ से, कहाँ से, तो यहाँ से तो यहाँ तक जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन का जो है वो डिस्टेंस कवर्ड किया। और देखो यहाँ से पूरा का पूरा, देखो आप यहाँ से स्टार्ट हो गया ऐसे और ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे पूरा 90 का, मतलब ये 90 और ये 90, मतलब ये हो गया 180, और यहाँ पे भी ये 190, ये 90 का, ये 90 का, मतलब ये भी हो गया 180। तो इसको मिला गए तो वो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री जो है वो टर्न हो जाएगा डीएनए के स्टैंड का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 इधर का, 90 इधर का, मतलब ये 180 और ये 180, मतलब कि टोटल 360 डिग्री हो जाएगा जब वो 3.4 एंगस्ट्रॉन का डिस्टेंस कवर्ड करेगा। ओके, सो ये आपको यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया। अभी आगे देखो, आगे क्या है, तो देखो आगे हमको है डीएनए का स्ट्रक्चर, तो हमने यहाँ पे देख लिया, और ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है। अभी देखो यहाँ पे है सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन हमको अब यहाँ पे, रेप्लिकेशन मतलब क्या कि एक डीएनए के 2 डीएनए कैसे बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसके अंदर आपको यहाँ पे एक चीज समझ के लिए रखनी है, वो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं इसके ऊपर, वो है सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन। सेमी मतलब होता है हाफ, एंड कंजर्वेशन मतलब होता है कि बचाव करना। ओके, इसको यूज करना। सो ये ऐसा रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, लेकिन जो पहला वाला डीएनए होता है उसका हाफ पार्ट, मतलब आधा हिस्सा वो बचाया जाता है, वो खराब नहीं होता, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसलिए हम इस रेप्लिकेशन को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, मतलब कि आधा पार्ट को बचाया जाता है, इसलिए ये डीएनए रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और पूछा जा सकता है व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों हम डीएनए को सेमी कंजर्वेशन, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, उसके अंदर आपको ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो पॉइंट्स बताना है वो है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बाद आपको बताना है ओरिजिन एंड इनिशिएशन पॉइंट, देन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्टैंड्स, उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड एंड लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड, एंड लास्ट में है फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब कि 2 डीएनए डॉटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। सो यहाँ तक आपको बताने हैं पूरे ये पॉइंट। तो ये एक, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, एंड देन ये 4, उसके बाद ये 5 एंड ये 6, मतलब कि आपको
सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के अंदर 6 पॉइंट्स में आपको डीएनए रेप्लिकेशन हम बता सकते हैं। अगर 5 मार्क के लिए अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये 6 से 6 पूरे के पूरे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, तो पहला हम पॉइंट देखते हैं क्या होता है एक्टिवेशन। तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आधी इंफॉर्मेशन तो उसके नाम में ही होती है। यहाँ पे देखो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक्टिवेट हो जाता है, क्या हो जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपको पता है किससे बनते हैं न्यूक्लियोटाइड, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेसेस और फॉस्फेट ग्रुप। तो ये एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव। और ये कहाँ पे होते हैं, ये सेल के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। ऑल 4 टाइप्स ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स वेयर ओके फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सेल के अंदर होते हैं लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड। ओके, इन द फॉर्म ऑफ मोनोफॉस्फेट, ये मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। मोनोफॉस्फेट कौन से, ये देखो डीऑक्सीराइबो आर्डिनाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो ग्वानिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोथाइमिन मोनोफॉस्फेट। ओके, और डीऑक्सीराइबो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये सभी मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में है। ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जो है ट्रांसफर हो जाते हैं और उसी को ही हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स मोनोफॉस्फेट से, मतलब कि ये देखो ये क्या है डी, मतलब कि डीऑक्सीराइबो, साइटोसिन ये सी, मोनोफॉस्फेट ये ट्राइफॉस्फेट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और एक एटीपी मॉलिक्यूल ये सिंथेसाइज कर देते हैं एंड दे आर ट्रांसफर टू द ट्राइफॉस्फेट यूजिंग 1 एटीपी मॉलिक्यूल। एक एटीपी मॉलिक्यूल मतलब कि डीऑक्सीराइबो आर्डिनाइन मोनोफॉस्फेट प्लस एटीपी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा डीऑक्सीराइबो आर्डिनाइन, देखो ये ट्राइफॉस्फेट। ओके, मतलब कि ये देखिए ये ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सीराइबो एडेनाइन, और क्या बचा, ये कट गया और ये कट गया। ओके, और बचा गया यहाँ पे AMP। ओके, मतलब कि क्या बना, ये AMP आपको मिल जाएगा और एटीपी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके। तो ये आपको समझ के लेना है। यहाँ पे बन गए वो ट्राइफॉस्फेट और इस प्रोसेस को ये इसके अंदर जो एंजाइम हेल्पफुल होता है वो कौन सा होता है, फॉस्फोरिलेज। मतलब एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो एंजाइम होता है वो कौन सा इस्तेमाल होता है, फॉस्फोरिलेज। ओके, मतलब कि मोनोफॉस्फेट से सिंपल में वो मोनोफॉस्फेट से वो ट्राइफॉस्फेट बन जाएंगे न्यूक्लियोटाइड जो कि न्यूक्लियोसोम्स में थे, और जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ वो था फॉस्फोरिलेज। ओके, और मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट वो कैसे हुए, बाय यूजिंग 1 एटीपी मॉलिक्यूल जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, और AMP बाद में उसके अंदर बाय प्रोडक्ट होता है। ओके, समझ में आ गया। तो आगे देखो, आगे ये फर्स्ट वाला आपको स्टेप मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो नीचे वाला जो होता है ना वो देखते हैं। नीचे वाले में ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग हो जाता है डीएनए रेप्लिकेशन का। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट द स्पेसिफिक साइट्स सिचुएटेड ऑन द मॉलिक्यूल। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता, वो स्पेसिफिक साइट होती है डीएनए के ऊपर, वहां से ही वो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और उसको हम बोलते हैं ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। नाम में ही है इनिशिएशन पॉइंट, मतलब स्टार्ट होने वाला, जिस जगह से स्टार्ट होता है डीएनए रेप्लिकेशन उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन पॉइंट या फिर ओरिजिन पॉइंट। ओके, एंड इसी को ही हम बोलते हैं, ये आपको बताना है पहला कि हम ओरिजिन एंड इनिशिएशन पॉइंट किसको बोलते हैं, हो गया अपना आधा पार्ट। और दूसरे में बताना है कि यूकैरियोटिक के अंदर बहुत ज्यादा ओरिजिनल पॉइंट होते हैं, ओरिजिन पॉइंट यूकैरियोटिक के अंदर, मतलब कि जिसके अंदर सेल का न्यूक्लियस डेवलप होता है वो होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे ओरिजिन पॉइंट होते हैं, बहुत सारे इनिशिएशन पॉइंट होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। लेकिन जो प्रोकैरियोट होता है उसके अंदर सिंगल जो है वो ओरिजिन पॉइंट होता है। सो जो एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। एंडोन्यूक्लियस, अभी देखो इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ट्राइफॉस्फेट है एडेनाइन, जो कि मतलब कि किससे रिएक्ट होता है, थायमिन और साइटोसिन ट्राइबॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्ट होता है ग्वानिन के साथ। ओके, और ये जो डबल बॉन्ड है मतलब ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, सो ये एडेनाइन, ये एडेनाइन, ये ग्वानिन और ये साइटोसिन, ये थायमिन। ओके, और हमको पता है कि ये जब एक प्यूरिन दूसरा पिरामिडिन होता है 1:1 जो कि हमने पहले देखा था। ओके, उसको हम चार्गोफ रूल बोलते हैं। तो जो एंडोन्यूक्लियस होता है ना, ये सेकंड इसके अंदर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। फर्स्ट के अंदर फॉस्फोरिलेज एंजाइम था, सेकंड के अंदर कौन सा एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये दोनों के बीच में का, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड इसको ब्रेक करता है। बिकॉज ये जो स्टैंड है ना इसको आपको ऐसा मतलब कि सेपरेट करना पड़ेगा ना, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है बाय द एंडोन्यूक्लियस। ओके, एंड बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स एंड स्प्लिट द मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाता है। बिकॉज ये आपस में बंधे हुए, जब हम इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक करेंगे तभी ये स्प्लिट होगा, और ये इस तरीके से ऐसा स्प्लिट हो जाएगा। ओके, बिकॉज स्प्लिट करना पड़ता है, बिकॉज इसके एक स्टैंड के ऊपर दूसरा न्यू स्टैंड हमको बनाना पड़ता है ना, इसलिए इसको स्प्लिट करना पड़ता है। तो ये सेकंड में हमने उसको स्टार्टिंग कर दिया और दोनों को स्प्लिट कर दिया, एंडोन्यूक्लियस ने, एंजाइम ने हेल्प किया।
सेकंड प्रोसेस के अंदर। तो ये भी भाई हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और थर्ड देखो अभी, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्टैंड। अनवाइंडिंग मतलब क्या होता है? पहले तो भाई एक्टिवेशन हो गया न्यूक्लियोटाइड का, सेकंड में जो है वो सेपरेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, ओके, एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से। तो थर्ड में अनवाइंडिंग मतलब डीएनए जब हमने सेपरेट कर दिए, अब डीएनए जो स्टैंड है ना वो सेपरेट हो गया, ये दूर दूर हो गया ऐसे, ओके। सो ऐसा जो है वो सेपरेट हो गया दो स्टैंड, और ये जो सेपरेट स्टैंड है वो वापस कॉइल नहीं होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्टैंड। जो वाइंडिंग डीएनए स्टैंड थे, जो जुड़े हुए थे आपस में, उसको अनवाइंडिंग कर दिया आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ इनिशिएटर प्रोटीन। जो इनिशिएशन ओरिजिन पॉइंट है, जो कि पहली वाली स्टेप थी, उसके अंदर जो एक्टिविटी हुआ, उसके बाद क्या होता है, द स्टैंड ऑफ डीएनए आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। दोनों स्टैंड एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, बट नॉट सेपरेट। बट वो सेपरेट नहीं होते, दूर दूर रहते हैं लेकिन सेपरेट नहीं होते। और सेपरेशन ऑफ द वन स्टैंड इज डन बाय, और ये जो सेपरेशन होता है वो कौन करता है? बाय द डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन। डीएनए को सेपरेट करने वाला प्रोटीन, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम आल्सो कॉल्ड एज रैप प्रोटीन। हेलिकेज एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड एज रैप प्रोटीन। एमसीक्यू में डाल सकते हैं, एमएसटी सीटी में भी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? दोनों सेपरेटेड स्टैंड जो थे हमारे, जो कि एक दूसरे से सेपरेट नहीं थे, वो फ्री थे, ओके। डीएनए आर फ्री, टू स्टैंड्स ऑफ डीएनए आर फ्री, बट उनको वो सेपरेट नहीं थे, उसको सेपरेट करने का काम किया हेलिकेज एंजाइम ने या फिर रैप प्रोटीन ने, जो दोनों का नाम है एक। और जो दोनों सेपरेशन है वो प्रिवेंट, बाद में कॉइल नहीं होने चाहिए ना, तो वो प्रिवेंट कौन करेगा? एसएसबीपी मतलब सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएस जो बीपी रहेगा वो उसको वापस से जुड़ने नहीं देगा, ओके। सो ये है यहाँ पे अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्टैंड। समझ में आ गया, क्लियर बात है। सो फोर्थ नंबर की जो प्रोसेस है ना वो है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड। नया स्टैंड बनता है कब? नाउ सेपरेटेड स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। अभी देखो स्टैंड ऐसा सेपरेट हो गया, ओके, ये देखो ऐसा सेपरेट हो गया, और ये जो स्टैंड है ना वो यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड, और ये कौन सा स्टैंड है? एक्ट एज अ टेम्पलेट स्टैंड या फिर माउल्ड। माउल्ड मतलब क्या होता है? एक ऐसा एक साँचा जिसके अंदर हम अगर माटी, मतलब हम बोलते हैं ना, वो अगर किसी मूर्ति को हमको बनाना है, आइडोल को बनाना है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? जो मिट्टी को डालते हैं साँचे के अंदर, तो वो अपना जो है वो जो भी शेप हमको बनाना है, जो भी मूर्ति हमको बनानी है वो बन जाती है। और इसी तरीके से ये जो टेम्पलेट स्टैंड है, ये माउल्ड है, इसके ऊपर हम दूसरे को डाल के हम दूसरा स्टैंड बना सकते हैं, मतलब कि ये माउल्ड की तरह एक्ट करता है, माउल्ड। एंड सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्टैंड, दो न्यू जो स्टैंड है कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्टैंड, उसको बनाने के लिए एज अ माउल्ड हम यूज करते हैं, एज अ साँचे की तरह यूज करते हैं। एंड इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड एज आरएनए प्राइमर। जो आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए का स्मॉल मॉलिक्यूल से ये प्रोसेस होता है। कैसे होता है? तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, जो कि है हमारा लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड। अभी 2 स्टैंड बन जाते हैं डीएनए के, ओके। डीएनए के कितने स्टैंड बन जाते हैं भाई? अभी 2 बन जाते हैं, ये सेपरेटेड हो गए हैं 2 स्टैंड, ठीक है। ये 2 स्टैंड अभी सेपरेटेड हुए हैं, हमको अभी पता है, बिकॉज वो पहले है सेपरेटेड हो गए। तो अब क्या होता है? वन स्टैंड ऑफ रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस। एक जो स्टैंड होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है, व्हाइल अदर स्टैंड ये जो होता है ना ऐसा डिसकंटिन्यूअस होता है, ओके। इसके ऊपर का दूसरा जो स्टैंड होता है ना, जो कि न्यू बन रहा है, ये टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर ये स्टैंड होता है टेम्पलेट, और ये स्टैंड होता है न्यूली बना हुआ, ओके। वो जो न्यूली बना हुआ होता है, एक होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। ऐसा ये कंटिन्यू है, दूसरा डिसकंटिन्यू है, बीच बीच में गैप है। एंड द स्टैंड्स विच ओपन 3 days 5 days इज कॉल्ड एज लीडिंग स्टैंड। जो ये जो 3 days 5 days है, ऐसा 5 days वो है लीडिंग स्टैंड, और ये 3 days रहता है अपोजिट। ये 5 days है तो ये 3 days रहता है, ये 3 days 5 days, ओके। सो ये क्या है? तो लीडिंग स्टैंड है। एक लैगिंग स्टैंड, ये देखो लीडिंग टेम्पलेट, एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड एंड लीडिंग स्टैंड। एंड दूसरा होता है द अदर स्टैंड विच ओपन 5 days 3 days इज कॉल्ड एज लैगिंग स्टैंड। जो 5 days 3 days से ओपन होता है ना वो लैगिंग होता है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड एंड इट इज लैगिंग स्टैंड। एंड द फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए 5 days 3 days डायरेक्शन कॉल्ड्स ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये जो फ्रैगमेंट होते हैं ना, इसको जोड़ा जाता है, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड को वो जोड़ा जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट से, एंड विच इज ज्वाइनिंग बाय द एंजाइम डीएनए लिगेज। और ये कौन ज्वाइन करता है? डीएनए लिगेज। ये जो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड होता है ना, उसके अंदर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स डाल देता है और डीएनए लिगेज उसको ज्वाइन कर लेता है। मतलब कि ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड था, इसके ऊपर ये न्यू स्टैंड बन गया। जो डिसकंटिन्यूअस था उसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट हम बोलते थे, उसको ज्वाइन करने का काम किया डीएनए लिगेज एंजाइम के अंदर, और इसलिए ये एक स्टैंड के अंदर ये दूसरा स्टैंड बन गया हमारा, ओके। और इसलिए इसके ऊपर एक बन जाएगा और इसके ऊपर एक बन जाएगा,
बनेगा कि नहीं, इसके ऊपर भी एक और इसके ऊपर भी एक, मतलब कि यहाँ पे देखो क्या हो गया, हाफ पार्ट जो है ना वो कंजर्व हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 डीएनए डॉटर मॉलिक्यूल। कैसे? इन दिस वे वन ओल्डर स्टैंड अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड इज मतलब कंस्ट्रक्टेड, एंड एक ओल्ड स्टैंड के अंदर दूसरा नया स्टैंड बन गया, मतलब कि इसको हम बोलते हैं सेमी रेप्लिकेशन प्रोसेस। एंड साइमल्टेनियसली बोथ द स्टैंड्स न्यू एंड ओल्ड अंडरगोस कॉइलिंग, और दोनों नया एंड जो ओल्ड था हमारा, जो मतलब कि पुराना था, वो दोनों कॉइल हो गए, एंड 2 आइडेंटिकल डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। दोनों, बिकॉज देखो यहाँ पे दोनों, मतलब कि ये जो ऐसा था हमारा स्ट्रक्चर, इधर भी एक फॉर्म हो गया एंड इधर भी एक फॉर्म हो गया, मतलब एक डीएनए से ये दोनों फिर बाद में सेपरेट हो गए, ये दोनों सेपरेट हो गए। ओके, 2 डीएनए डॉटर मॉलिक्यूल बन गए। आफ्टर रेप्लिकेशन इस डीएनए मॉलिक्यूल हैज अ वन ओल्ड एंड अदर इज न्यू स्टैंड। और यहाँ पे आप मतलब बन जाने के बाद, सेपरेट हो जाने के बाद, ये जो था ना वो टेम्पलेट स्टैंड था, मतलब कि ओल्ड वाला, एंड ये बना जो न्यू वाला बना वो था न्यू, मतलब हाफ पार्ट इज ओल्ड एंड हाफ पार्ट इज न्यू, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी रेप्लिकेशन प्रोसेस। ओके, सेमी कंजर्वेशन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए। ओके, ये समझ के लेना है। तो आफ्टर दैट इट शोज दैट 50% पार्ट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज कंटेंट कंजर्व व्हाइल ऑफ द 50% पार्ट इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड, नया बन गया 50%, पहला 50% जुना था, पुराना था, एंड हेंस द मेथड या फिर प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो यहाँ पे मैंने आप पूरा समझा दिया कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसे होता है। स्टार्टिंग से हमारा फर्स्ट वाला प्रोसेस था वो होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद था ओरिजिन एंड इनिशिएशन पॉइंट। ओके, उसके बाद जो ऐसा धीरे धीरे प्रोसेस होता रहा, और फिर बाद में ये लास्ट तक 2 डीएनए डॉटर मॉलिक्यूल बन गए। ये होता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। ऐसा आपको किसी ने नहीं पढ़ा होगा, कम समय के अंदर तो बिल्कुल नहीं। ओके, सो ये है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने डायग्राम बनाया था वो इसी तरीके है। और ये जो डिसकंटिन्यूस होते हैं ना, वो होता है ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, एंड वो लैगिंग स्टैंड होता है, और ये फिर बाद में इसको आरएनए प्राइमर से जोड़ा जाता है। ओके, डीएनए लिगेज एंजाइम इसके अंदर यूज होता है, और इसके अंदर ये दोनों स्टैंड कंप्लीट हो जाएंगे, ये दोनों स्टैंड मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन आपको समझ में आ गया। उसके बाद होता है डीएनए पैकेजिंग। क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए ये हम पॉइंट देखेंगे। उसके बाद इसके बाद एक पॉइंट है वो है, तो ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए है इन यूकैरियोट्स एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। तो डीएनए पैकेजिंग एक पॉइंट है, अच्छा। और उसके बाद जो दूसरा है पॉइंट वो है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ये दोनों पॉइंट हो जाने के बाद हमारा लगभग हम बोल सकते हैं कि 80 to 90% चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, सो बने रहिए गाइज, लास्ट तक वीडियो को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो अभी देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। तो अभी बात ये आती है कि डीएनए को पैकिंग क्यों करना पड़ता है, बिकॉज डीएनए का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप 2.2 मीटर का डीएनए का साइज होता है, लेंथ होता है, और इसलिए वो सेल के अंदर कैसे बैठेगा? तो सेल के अंदर अगर वो बैठना हो तो उसको आपको पैकेजिंग करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए हमारे बॉडी के अंदर वो प्रोसेस होती है, और एवरी प्रोसेस के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। हमारे बॉडी के अंदर होने वाली हर प्रोसेस के पीछे क्या होता है? रीजन होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द टिपिकल न्यूक्लियस इज 10⁻⁻⁶ मीटर। सो बहुत कम साइज है, एंड 2.2 मीटर का लेंथ होता है, 2.2 मीटर में है, और ये यहाँ पे देखो -6 मीटर में, 10⁻⁻⁶ मीटर। तो इसलिए ये बड़ा है ना, 2.2 मीटर बड़ा है 10⁻⁻⁶ मीटर से, इसलिए इसको बैठने के लिए छोटा करना पड़ता है, और इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। ओके, सो ये डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वही है कि मॉलिक्यूल कैन बी अक्यूमुलेटेड इन सच अ स्मॉल प्लेस न्यूक्लियस, हाउ कैन, ओके, मतलब कैसे लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल कैसे, हाउ दिस पॉसिबल। उसके बाद देखो इन यूकैरियोट्स दिस पैकेजिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए रैदर कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे मतलब कि दो यहाँ पे पार्ट होता है, एक होता है डीएनए कोर, एक तो डीएनए कोर, दूसरा होता है हिस्टोन। ये हिस्टोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोन्स डीएनए पैकेजिंग जो होती है यूकैरियोट के अंदर, उसके अंदर फर्स्ट में है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आर रिक्वायर्ड। ओके, हिस्टोन पहला वाला, एंड हिस्टोन्स क्या है? आर प्रोटीन्स। हिस्टोन्स आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं, एंड दैट आर रिच इन बेसिस अमाइनो एसिड्स रेसिड्यूज। इसके अंदर क्या होता है? बेसिस अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि है कौन सा है? लाइसिन्स। ओके, एंड देन है आर्गिनाइंस। ओके, आर्गिनाइंस, ये दोनों भी, एंड विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। और जो हिस्टोन होता है उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड ये हिस्टोन के कितने होते हैं मॉलिक्यूल? हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेमर बोलते हैं। और ये हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? एक होता है H2A, दूसरा होता है H2B, देन H3 एंड H4। तो आप बोलेंगे सर ये तो 4 ही हो गए,
लेकिन भाई ये दो होते हैं, ये दो होते हैं, ये दो होते हैं एंड ये दो होते हैं, मतलब टोटल 8 बन गए, ठीक है। तो ये 4 है, लेकिन ये पेयर के अंदर होते हैं ना, दो 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 होते हैं चारों भी, ओके, इसलिए 8 बन गए। एंड गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्रॉम हिस्टोन ऑक्टेमर, इसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। क्यों? बिकॉज ये हिस्टोन 8 होते हैं, हिस्टोन आर 8 इन नंबर, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज हिस्टोन ऑक्टेमर। क्लियर है? एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। तो डीएनए यहाँ पे पैकेजिंग करने के लिए यूकैरियोट के अंदर 2 पार्ट होता है, एक होता है हिस्टोन, सेकंड होता है डीएनए, प्रोटीन। सो जो हिस्टोन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है भाई डीएनए नेगेटिव चार्ज? बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन होता है और इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट जो हमारा डीएनए वो पैक हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। डीएनए का पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए कोर का, एंड हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड इट इज रैप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर ये रैप होता है। एंड ये दोनों जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तब जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ये न्यूक्लियोसोम की डायग्राम में आपको अभी दिखाता हूँ। ओके, न्यूक्लियोसोम की एक डायग्राम आपको दिखनी है क्या? तो देखो यहाँ पे ये है न्यूक्लियोसोम, ये है हमारा न्यूक्लियोसोम। अभी देखो आप, ये जो है ये देखो, ये H2A, ये H2B, ये H4 एंड H3, ये 4 है, और यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4, ये दोनों के ही ये पेयर है, एक एक, मतलब ये भी H2 है, ये भी H2B, ये भी H3 H4, मतलब दोनों ये दो दो होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ये हिस्टोन आपको समझ में आ गया, ये हिस्टोन होते हैं। और इसके ऊपर जो लाल रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या होता है? डीएनए होता है, जो कि निगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों का क्या होता है? कॉम्पैक्ट हो जाते हैं दोनों। एंड आफ्टर दैट ये दोनों को जो दो डीएनए होता है ना, उसको जो ज्वाइन करता है ये दोनों को, वो होता है H1 हिस्टोन, और इसको हम लिंकर डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए, बिकॉज ये दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है, वो होता है लिंकर डीएनए। क्लियर बात है? इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्लियर बात है? समझ में आ गया? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोसोम है। और अभी देखो आप क्या होता है इसके अंदर, ये देखो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कैसा है, बिकॉज ये न्यूक्लियोसोम को एक दूसरा न्यूक्लियोसोम अटैच हो जाता है, ये दूसरे को तीसरा अटैच हो जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे जो बीड्स है, मतलब कि मनी है, मनी एक किसी भी धागे के अंदर पिरोए हुए, जिसको हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ओके, ये देखो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। तो अभी ये समझ में आ गया हमको कि यहाँ पे न्यूक्लियोसोम तक हम आ गए। आगे क्या होता है? आगे क्या होता है सर? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है सर ये। तो आगे क्या होता है? देखो, जो न्यूक्लियोसोम के अंदर जो न्यूक्लियोसोम होता है ना, वो होता है 200 बेस पेयर का, 200 बेस पेयर। तो इसके अंदर 200 बेस पेयर होता है, तो फिर डीएनए का कितना होता है? 146 बेस पेयर का होता है डीएनए। एंड जो लिंकर डीएनए है, जो H1 डीएनए है, ये होता है 54 बेस पेयर का, और दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 200 बेस पेयर। तो सर अब आप बोलेंगे कि हिस्टोन का तो आपने पकड़ा ही नहीं कुछ। अरे बच्चों, जो हिस्टोन है ना वो प्रोटीन है एक, ठीक है, जो कि हमने पहले ही देखा, हिस्टोन क्या है? प्रोटीन है। इसलिए यहाँ पर लिंकर डीएनए एंड ये डीएनए हेलिक्स, ये दोनों के ही बेस पेयर को कंसिडर किया जाएगा, और न्यूक्लियोसोम के अंदर दोनों के ही एडिशन कर दी जाएंगी। तो न्यूक्लियोसोम अगर पूछा कि न्यूक्लियोसोम कितने बेस पेयर का होता है, तो आंसर लिख देना वहाँ पे 200 बेस पेयर का होता है। अगर उसके अंदर का पूछा फिर डीएनए हेलिक्स कितने का होता है, कितने बेस पेयर का, न्यूक्लियोसोम के अंदर का डीएनए हेलिक्स कितने का होता है, तो बाद में आपको बोल देना है 146 का होता है, 146 का होता है। एंड लिंकर डीएनए की अगर बात करिए, H1 डीएनए का बेस पेयर कितना होता है, तो वो होता है 54। सीटी के लिए ये दो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो ये आपको समझ के लेना है। उसके बाद नीचे भी वही बातें मैंने आपको पहले ही बता दिया, वही आपको नीचे भी है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड जो डीएनए होता है हेलिक्स का वो नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों एक दूसरे में ज्वाइन हो जाते हैं, एंड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज आर अट्रैक्ट टू नेगेटिव चार्ज, डिसलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आपको पता है कि नहीं? तो देखो, देन 6 सच न्यूक्लियोसोम। अभी न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आपको पता है ना, तो ये ऐसे 6 स्ट्रक्चर, मतलब 6 न्यूक्लियोसोम एक दूसरे में आके कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और क्या कॉइल हो जाते हैं, और क्या फॉर्म बनाते हैं? सोलेनाइड स्ट्रक्चर। क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम से ही। न्यूक्लियोसोम, अभी देखो ये है हमारा न्यूक्लियोसोम। ओके, न्यूक्लियोसोम से क्या बनता है? सोलेनाइड फाइबर, और ये कितने का होता है? 30 नैनोमीटर का होता है इन डायमीटर। और जो सोलेनाइड स्ट्रक्चर होता है ना, देखो फर्दर सुपर कॉइल, उसके बाद और कॉइलिंग हो जाती है, एंड टेंस टू लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो न्यूक्लियोसोम है उसके बाद सोलेनाइड स्ट्रक्चर बन गया, सोलेनाइड स्ट्रक्चर से क्रोमेटिन फाइबर बन गया, और जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं ना वो अगेन फर्दर कॉइल्ड हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं एट अ मेटाफेज स्टेज, एंड फिर बाद में क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। बाद में क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है।
और इसीलिए हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, मतलब डीएनए से ही क्रोमोसोम बनती है। ओके, सो इसलिए हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बनते हैं। डीएनए का पैकेजिंग हो के डीएनए का न्यूक्लियोसोम बन जाता है, न्यूक्लियोसोम से सोलेनाइड स्ट्रक्चर बन जाता है, सोलेनाइड स्ट्रक्चर से क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है, क्रोमेटिन फाइबर से फिर बाद में क्रोमोसोम बन जाता है, बिकॉज वो डीएनए का पैकेजिंग होता रहता है। इसलिए अब आपको समझ में आ गया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों हम क्रोमोसोम को बोलते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है क्रोमोसोम के, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और डीएनए सुपर कॉइल, सुपर हम उसको पैकेजिंग बोल सकते हैं, पैकेजिंग हो के क्रोमोसोम बन जाता है। क्लियर बात है, समझ में आ गया। और क्रोमोसोम कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है किसी भी क्रोमोसोम के। ओके, सो ये आपको डीएनए पैकेजिंग समझ में आ गया यूकैरियोट्स का कभी भी नहीं भूलेंगे आप। यूकैरियोट्स मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल के अंदर का न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। ओके, सो उसके बाद है प्रोकैरियोटिक के अंदर का हम बोलेंगे हम डीएनए पैकेजिंग। ये देखो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर का जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के देखो क्या होता है, लाइक ई कोलाई क्या है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ई कोलाई का मतलब क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म क्या है, ई कोलाई मतलब होता है इश्चरिन कोलाई, और इश्चरिन कोलाई क्या है, वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर मतलब सेल डेवलप नहीं होती, सेल के अंदर का न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, इसलिए हम उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ओके, एंड द सेल साइज इज ऑलमोस्ट 2 to 3 माइक्रोन लॉन्ग, 2 से 3 माइक्रोन लॉन्ग होती है, एंड इट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, एंड न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, इसलिए हम इसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, मतलब कि कुछ इसके अंदर ऑर्गन्स या फिर हम बोलेंगे मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियोलस वहाँ पे बनता ही नहीं, मतलब कि वो अनडेवलप है ना। ओके, एंड द न्यूक्लियोइड मतलब कि न्यूक्लियस होता है, पर इसको हम न्यूक्लियोइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये अनडेवलप है। ओके, एंड इज स्मॉल सर्कुलर, ये स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, एंड हाईली फोल्डेड, और ये बहुत ज़्यादा फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड द लॉन्ग, यहाँ पे देखो आप 1100 माइक्रोन लॉन्ग डीएनए, वो कैसे यहाँ पे बैठेगा 1.1 नैनो mm तो माइक्रोमीटर। ओके, सो यहाँ पे देखो आप ये माइक्रोन का, ये माइक्रोमीटर, एंड इफ कट एंड स्क्रेच आउट, इसको आप काटेंगे और लंबा बनाएंगे तो इतना बड़ा वो लंबा बन जाएगा। ओके, सो वो कैसे बैठेगा, फिर बैठेगा नहीं ना, तो इसलिए क्या हो जाता है, देखो इसके अंदर होता है पैकेजिंग, जो जैसा कि प्रोकैरियोट्स के यूकैरियोट्स के अंदर था डीएनए पैकेजिंग, वैसे ही प्रोकैरियोट के अंदर, मतलब इसके अंदर का रीजन सेम है कि डीएनए बहुत ज़्यादा लंबा होता है, वो सेल के अंदर नहीं बैठेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं बैठेगा, इसलिए उसका पैकेजिंग करना पड़ता है। ओके, क्लियर बात है। सो यहाँ पे आपको समझ के लेना है अच्छी तरीके से, क्या होता है, जो न्यूक्लियोइड होता है वो पैक हो जाता है, न्यूक्लियोइड। ओके, न्यूक्लियोइड मतलब कि अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, इनटू अ सेल विच इज हार्डली 2-3 माइक्रोन लॉन्ग, एंड हेंस द नेगेटिवली चार्ज डीएनए बिकम सर्कुलर। एंड वो सर्कुलर क्यों बन जाता है, बिकॉज वो वहाँ पे जगह छोटी होती है ना, इसलिए वो लंबा नहीं बन सकता, वो सर्कुलर बनना पड़ता है उसको, एंड वो रिड्यूस हो जाता है इन साइज, ओके, टू 350 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब वो रिड्यूस हो जाता है साइज उसकी, एंड दिस फर्दर रिड्यूस, और उसके बाद और रिडक्शन हो जाता है, मतलब 350 माइक्रोमीटर से वो 30 माइक्रोमीटर बन जाता है डायमीटर में, एंड बिकॉज ऑफ फोल्डिंग एंड लूपिंग, उसके बाद फोल्ड हो जाते हैं उसके अंदर और लूपिंग हो जाती है, वो 40 to 50 लूप्स आर फॉर्म, मतलब कि 40 से 50 लूप बन जाते हैं। लूप मतलब क्या होता है पता है आपको, ऐसे स्ट्रक्चर। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। सो ये क्या होता है, इसके अंदर लूप बन जाते हैं। ओके, लूप मतलब क्या होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर, ओके, ऐसे स्ट्रक्चर मतलब होते हैं लूप। तो लूप बन जाने के बाद आगे क्या होता है, आगे देखो, आगे हो जाता है कि ईच लूप, ओके, ईच लूप, अभी देखो यहाँ पे एंड हो जाएगी हमारी प्रोसेस। यहाँ पे देखो ईच लूप मतलब कि यहाँ पे डोमेन इज फर्दर कॉइल, जो लूप है वो अगेन कॉइल हो जाता है, सुपर कॉइल हो जाता है, मतलब कि अगेन सुपर कॉइल। ओके, रिकॉइल मतलब सुपर कॉइल, एंड रिड्यूस द साइज डाउन टू द 2 माइक्रोन इन द डायमीटर, मतलब 2 माइक्रो से भी और कम हो जाता है। एंड प्रोटीन एंड एंजाइम्स लाइक द डिगायरेज एंड द डीएनए ट्राइपेसोमेरेज एंड मेंटेन द सुपर कॉइल्ड। सो ये मेंटेन रहती है सुपर कॉइल्ड, मतलब कि वो कॉइल्ड रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट है ना, बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट थोड़ा हार्ड है, मुश्किल है, एंड इम्पॉर्टेंट भी है। प्रोकैरियोट्स के अंदर का कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि इससे वो और रिड्यूस हुआ, और रिड्यूस हुआ, इतना रिड्यूस हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बस।
बाकी कुछ नहीं। लेकिन जो यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए पैकेजिंग है वहाँ पे रीजन के साथ आपको बताना है कि क्या होता है, हिस्टोन क्या होता है, जो डीएनए कोर क्या होता है, H1 प्रोटीन क्या होता है, उसके बाद न्यूक्लियोसोम्स क्या होता है, कितने बेस पेयर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएनए मतलब कि पैकेजिंग इन यूकैरियोट। ओके, वाइल डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट थोड़ा इजी है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। क्लियर बात है, समझ में आ गया सर। आगे चलो, तो आगे देखो, आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे। अभी देखो, यही हमारे चैप्टर का 50% मैं बोल सकता हूँ कि पार्ट कवर करता है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर कैसे बनता है, ये प्रोसेस को मैं आज आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल। बायो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मॉलिक्यूल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, एंड ये इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमको क्या मिलते हैं, ताकत मिलती है। ओके, एंड दे सर्व एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है प्रोटीन, इसलिए दे सर्व एज अ स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट। जैसे कि किसी मकान को बनाने के लिए हम ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्रिक्स, ओके, जो हम विटो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमारे बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन्स होते हैं। ओके, एंड एंजाइम्स एंड हार्मोन्स होते हैं। तो जो प्रोसेस होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, इसके अंदर दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। क्लियर बात है, समझ लो, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो भाई ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, सो पहला देखते हैं हम कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। यहाँ पे देखो, द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ वन स्टैंड मतलब टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। मतलब कि ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं। किस स्टैंड से, ये देखो किस स्टैंड से, ये डीएनए के स्टैंड से, जिसको हम टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। ये डीएनए के स्टैंड से हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं, आरएनए के स्टैंड पे ले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के स्टैंड के ऊपर की जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करके हम आरएनए के स्टैंड के ऊपर ले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड ट्रांसलेशन क्या होता है, इज द प्रोसेस इन विच ट्रांसलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। और ये जो एम आरएनए से मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पे ट्रांसफर करते हैं ना, तो ये आरएनए कौन सा होता है, एमआरएनए होता है। ओके, सो ये एमआरएनए का फिर बाद में सीक्वेंस अमाइनो एसिड के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर लेते हैं, और ये प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन। क्योंकि इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सो फर्स्ट है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड है ट्रांसलेशन। ठीक है, ये दोनों को आपको समझ के लेना है, यही इसको ही हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। ओके, सो ये मैंने आपको सीधा आपको बता दिया कि क्या होता है, कैसे होता है। तो उसके बाद है यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, उसका सेंट्रल डोग्मा, इट वाज पोस्टुलेटेड बाय द एफएचसी क्रिक इन 1958। और सेंट्रल डोग्मा क्या है कि डीएनए के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, और डीएनए से एमआरएनए बन जाता है। मतलब डीएनए के अंदर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करते हैं और उससे एमआरएनए बनाते हैं, एमआरएनए पे ट्रांसफर कर लेते हैं, उसको इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। हमने आरएनए ही यूज किया डेफिनेशन में, और वो कौन सा आरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। आरएनए के 3 टाइप होते हैं, ओके, वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए बन जाता है, तो वो होता है वहाँ पे प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन। एंड एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड मतलब कि ये अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड का ग्रुप, एक अमाइनो एसिड प्लस दूसरा अमाइनो एसिड प्लस तीसरा अमाइनो एसिड, ऐसा लिंक जैसा चेन, उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वही होते हैं प्रोटीन्स। पॉलीपेप्टाइड की चेन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे सेकंड में होती है ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये क्या है, सेंट्रल डोग्मा है। मतलब अगर हम यहाँ पे सीधा हमारे स्कूल तक जा रहे हैं तो बीच में बहुत सारे जगह है, तो वो जगह का नाम हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारा घर और डायरेक्ट स्कूल। मतलब कि ये शॉर्टकट, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल डोग्मा, एक सेंट्रल आइडिया। ओके, सो ये सेंट्रल डोग्मा है। तो अगर आपको सेंट्रल डोग्मा पूछा गया तो आपको ये पूछा जाएगा, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। ओके, सेकंड है यहाँ पे डीएनए टू एमआरएनए बन जाता है, और हम एमआरएनए से डीएनए बना सकते हैं। अभी देखो, डीएनए से एमआरएनए कौन से प्रोसेस से बनता है, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया तो हम एमआरएनए से डीएनए को बना सकते हैं, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। सही है कि नहीं, यहाँ पे आपको समझ के लेना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, सो ये है यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अभी हम देखेंगे फर्स्ट वाली प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस की, वो है कौन से, वो है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो देखो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या है, तो देखो अभी द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ वन स्टैंड ऑफ डीएनए इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कि हमने पहले भी पढ़ ली है ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन। ओके, सो यहाँ पे अभी समझाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको पता है।
एंड डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड, जो डीएनए कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, और इसलिए वो न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस न कहते हुए उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, बिकॉज वो अनडेवलप होता है। ओके एंड देखो इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, पता है डीएनए कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, एंड ये डीएनए न्यूक्लियस में होता है, लेकिन यूकैरियोट के एंड प्रोकैरियोट के न्यूक्लियोइड में होता है, बिकॉज वो अनडेवलप होने के कारण उसका नाम ही वही होता है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस। जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब फर्स्ट वाली प्रोसेस ये, वो कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस के अंदर, और जो सेकंड वाली प्रोसेस होती है ये ट्रांसलेशन वाली सेकंड प्रोसेस, वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। मतलब ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हो जाते हैं, और वो जो बाद में एमआरएनए बनता है वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में उसका ट्रांसलेशन हो जाता है। ओके सो ये दोनों प्रोसेस कहाँ पे होती है ये भी आपको समझ में आ गया यहाँ पे। तो आगे देखो, आगे क्या है इसके अंदर, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। देखो डीएनए हैज अ प्रमोटर, टर्मिनेटर साइड्स एंड ओके। सो डीएनए के अंदर दो साइड होती है, एक प्रमोटर मतलब जो स्टार्ट करती है, जो यहाँ पे रिएक्शन को स्टार्ट करती है, प्रोसेस को स्टार्ट करती है, वो कौन सी होती है, प्रमोटर। सेकंड होती है टर्मिनेटर साइड जो एंड करती है। क्लियर बात है, जैसा नाम में ही 50% इन्फॉर्मेशन होती है, हर बार मैं बोलता हूँ आपको नाम को अच्छे से समझा करो, नाम में ही 50% इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट फ्रॉम प्रमोटर, प्रमोटर साइड से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पे होगा, टर्मिनेटर साइड। क्लियर है। तो आगे देखो, ट्रांसक्रिप्शन इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर अभी देखो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर 2 प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। और ट्रांसक्रिप्शन जो फर्स्ट प्रोसेस होती है उसके अंदर 3 प्रोसेस होती है। एक होता है इनिशिएशन, देन होता है इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होना, इलोंगेशन मतलब थोड़ा लंबा चलना प्रोसेस का, और टर्मिनेशन मतलब स्टॉप हो जाना है प्रोसेस का। ओके सो इसके अंदर ये तीनों प्रोसेस को करवाने के लिए, ये तीनों प्रोसेस को करवाने के लिए जो यूनिट होते हैं ना, वो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को मतलब कि ऑकर्स करने के लिए हेल्प करते हैं, वो कौन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये 3 टाइप के होते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, तो ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ओके ट्रांसक्रिप्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो ट्रांसक्रिप्ट हुआ है डीएनए का सेगमेंट, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। और यहाँ पे 3 होते हैं, एक होता है प्रमोटर एंड द स्ट्रक्चरल जीन एंड अ टर्मिनेटर। ओके ये तीनों भी आपको समझ के लेने, ध्यान में रखना है। आगे इसको मैं आपको बताता हूँ इसको कहाँ पे ये होते हैं, तो कहाँ पे ये होते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अभी। तो ये देखो, सबसे पहला हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अभी देखो हमारी इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन वो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर प्रोसेस है, जो 1 हम बोल सकते स्टेप्स है, लेकिन वो स्टेप्स करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते हैं, वो होता है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। वो हम देखते हैं। प्रमोटर ऐसा होता है कि जो 5' में लोकेटेड होता है, बिकॉज हमको पता है कि जो एमआरएनए होता है या फिर जो डीएनए होता है, अभी देखो डीएनए के अंदर 3' 5' होता है। ओके तो ये यहाँ पे कहाँ पे होता है, ये प्रमोटर 5' से होता है, मतलब यहाँ पे ओके 5' और ये 3'। 5' से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि प्रमोटर 5' पे होगा। ओके एंड टर्मिनेटर कहाँ होगा, 3' पे। एंड इट इज अ डीएनए सेगमेंट दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंडिंग बन जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग साइट। ओके तो ये भी आपको समझ के लेना है। उसके बाद दूसरी वाला जो है वो स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन तो ये क्या है, ये पॉलीमराइजेशन मतलब 5' 3' के अंदर प्रोसेस को स्टार्ट हो जाता है। वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम वो क्या करता है, कैटेलाइज करना, मतलब कि रिएक्शन का स्पीड बढ़ाना, पॉलीमराइजेशन का स्पीड बढ़ाना। ओके 5' 3' में डायरेक्शन में, ऐसा डायरेक्शन में। एंड सो दैट द डीएनए स्टैंड हैविंग 3' 5' पोलैरिटी एक्ट एज टेम्पलेट स्टैंड। मतलब कि अगर 5' 3' क्या है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब ये सीधा, ये अगर 5' एंड 3' ये यहाँ पे आरएनए डिपेंडेंट मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में रिएक्शन अगर स्टार्ट हो रही है, तो जो दूसरा स्टैंड है 5' 3' 5', ये कैसा स्टैंड रहेगा, टेम्पलेट स्टैंड। ओके ये पहले वाले स्टैंड को ये कैसा रहेगा, टेम्पलेट रहेगा। एंड द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ इन दिस स्टैंड्स इज सेम एज द आरएनए वेयर थाइमिन इज रिप्लेस इन यूरेसिल। और आरएनए के अंदर भी ये सभी सीक्वेंस सेम होगा, लेकिन आरएनए के अंदर एक ही चेंज होता है कि जो थाइमिन होता है, जो एक नाइट्रोजन बेस होता है, वो रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर। बाकी सब सेम होता है। डीएनए डबल स्टैंड होता है, लेकिन आरएनए सिंगल स्टैंड होता है। ये भी एक डिफरेंस आपको समझ के लेना है। ओके क्लियर बात है। तो तीसरा वाला जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो देखो, वो है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या है, जहाँ पे प्रोसेस एंड हो जाती है। हमको पता है कि फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट मतलब जो प्रमोटर था वो 5' पे था, जो टर्मिनेटर है कहाँ पे रहेगा, 3' पे रहेगा। क्लियर बात है। एंड इट इज एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ये एंड करता है। ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है, 3' 5' 5' 3', ये प्रमोटर स्टार्ट करने वाला
ओके, ये स्ट्रक्चरल जीन, ये कोडिंग स्टैंड, ये टेम्पलेट स्टैंड एंड ये टर्मिनेटर, एंड करने वाला, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने पढ़ लिए। अभी हमने पढ़ लिया कि ये ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कौन कौन हेल्प करता है। अभी हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसी होती है। हमने पहले तो देख लिया उसके अंदर के 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब ये 3 स्टेप्स को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तब हमारा जो फर्स्ट वाला ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना एंड जीन, इसके अंदर होता है सिस्टोन। सिस्टोन मतलब क्या होता है, ऐसा डीएनए का सेगमेंट, ये देखो सिस्टोन, सिस्टोन डीएनए का होता है, वो कोडिंग होता है, मतलब उसको पढ़ा जाता है, वो होता है कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए, ओके, ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स। एंड व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है लेकिन वो सिंगल होता है, उसको मोनोसिस्टेनिक बोलते हैं। एंड वेयर अ लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग सेट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल जीन, और अगर बहुत ज़्यादा डीएनए के ऊपर स्ट्रक्चरल जीन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टोनिक। पॉली मतलब मेनी है, सिस्टोनिक मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स। ओके, स्ट्रक्चरल जीन्स इन यूकैरियोट्स हैव द इंटरप्टेड, जो यूकैरियोटिक होते हैं ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल डेवलप होती है, उसके अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जिसको पढ़ा नहीं जाता, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स। एंड हैविंग अ कोडिंग सीक्वेंस, जिसको पढ़ा जाता है वो होते हैं एक्सॉन्स। मतलब कि यूकैरियोट्स के अंदर 2 यूनिट होते हैं, एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। इंट्रॉन को पढ़ा नहीं जाता, मतलब ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, मतलब कि साइंस की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, हमारी भाषा में इसको पढ़ा नहीं जाता, ऐसा बोल सकते हैं हम। और जो सेकंड है वो है कोडिंग सीक्वेंस, मतलब कि जो पढ़ा जाता है, जिसको इजीली वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो होते हैं एक्सॉन्स। और जो इंट्रॉन होते हैं ना, वो उसको हम क्या करते हैं, उसको पढ़ा नहीं जाता तो उसको निकालना पड़ता है बाहर। ओके, उसको बाहर निकालना पड़ता है, सो दैट द इंट्रॉन्स रिमूव बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। ये इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता है, और उसके बाद जब इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं स्ट्रक्चरल जीन से, जब इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तब वो बन जाता है एचएनआरएनए। क्या बन जाता है, एचएनआरएनए। तो हम देखेंगे अभी एचएनआरएनए बनाने के लिए, इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस करनी पड़ती है, वो अभी हम देखेंगे नीचे। तो इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमको प्रोसेस कौन सी करनी पड़ती है, तो वहाँ पे 3 प्रोसेस हमको करनी पड़ती है। एक होता है कैपिंग, स्प्लिसिंग एंड टेलिंग। ओके, तो देखो, यूकैरियोटिक फ्रॉम आरएनए ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम अ डीएनए आर कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन, एंड द ट्रांसक्रिप्शन अंडरगोज चेंज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग एंड बिकम फंक्शनल। प्रोसेसिंग हो जाता है, फंक्शनल बन जाता है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इंट्रॉन्स जो होते हैं, मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस, आर रिमूव बाय द प्रोसेसिंग स्प्लिसिंग। सबसे पहला तो स्प्लिसिंग होता है, मतलब एक्सॉन ज्वाइन बाय द डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ डीएनए लिगेज एंजाइम। उसके बाद जो एक्सॉन्स होते हैं, अभी देखो ये एक्सॉन होता है ऐसा, अभी देखो मैं बताता हूँ आपको, डायग्राम बनाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं ना, वो क्या होते हैं, इंट्रॉन होते हैं, मतलब जिनको रिमूव किया जाता है। येलो कलर के जो होते हैं वो होते हैं एक इंट्रॉन्स, जिसको रिमूव किया जाता है। और जब इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है ना, तो फिर बाद में यहाँ पे गैप जो रहेगा ना, वो भरा जाता है। वो कौन भरते हैं, वो लिगेज एंजाइम, मतलब ये दोनों को जोड़ देते हैं। ऐसे जो डीएनए लिगेज एंजाइम होता है वो दोनों को जोड़ देता है, और हमारे पास पूरा का पूरा एक एचएनआरएनए बनता है। ओके, सो ये आपको समझ के लेना है। उसके बाद देखो, फर्स्ट वाली प्रोसेस होती है स्प्लिसिंग, मतलब बीच में के इंट्रॉन हमने बाहर निकाल दी। उसके बाद होता है कैपिंग, मतलब जो मिथिलीनेट गॉनेस एंड ट्राफॉस्फेट है, इसके हम ऐड करते हैं इसको 5' डायरेक्शन, 5' एंड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिंग। कैपिंग मतलब कि क्या, वो कहाँ पे होती है, 5' में होती है। और मिथिलीन गॉनेस एंड ट्राफॉस्फेट, इसको हम ऐड करते हैं सिंपल में 5' में, उसको हम कैपिंग बोलते हैं। और टेलिंग, जिसमें हम पॉली एडिनिलेट रेसिड्यूल्स जो होते हैं वो 3' में ऐड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेलिंग। टेलिंग के वक्त जो क्या कौन सा सब्सटेंस ऐड करते हैं, वो एडिनिलेट रेसिड्यूल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एडिनिलेशन, मतलब एडिशन ऑफ एडिनिलेट रेसिड्यूल्स, उसको हम बोलते हैं टेलिंग। और कैपिंग जो होती है वो 5' में होती है। तो समझ में आ गया 3 प्रोसेस। एक होते हैं, ये देखो यहाँ पे इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, वो होते हैं स्प्लिसिंग। उसके बाद कैपिंग होती है 5' में, वहाँ पे 5' में क्या होता है, कौन ऐड करते हैं हम 5' में, मिथिलेट गॉनेस एंड ट्राइफॉस्फेट। और जो टेलिंग होती है वहाँ पे 3' में होती है टेलिंग, और वहाँ पे क्या ऐड करते हैं हम ऐड करते हैं पॉली एडिनिलेशन, मतलब एडिनेशन ऑफ एडिनिलेट रेसिड्यूल्स। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। और ये हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस हो गई, वो थी हमारी फर्स्ट वाली प्रोसेस जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसका आधा प्रोसेस हो गया है। उसके बाद जो आधा प्रोसेस है वो है ट्रांसलेशन। ओके, सो ट्रांसलेशन की पहले डेफिनेशन, ट्रांसलेशन इज अ साइट ऑफ इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांसलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। बिकॉज अभी डीएनए से हमारे पास एमआरएनए बन गया है, अभी हम एमआरएनए को सीक्वेंस को अमीनो एसिड के सीक्वेंस में ट्रांसफर करेंगे, और जो अमीनो एसिड होगा वो जोड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, और पॉलीपेप्टाइड चेन ही मतलब ये होता है प्रोटीन। ओके, सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्स अमीनो एसिड्स, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम, एटीपी
मैग्नीशियम डायपॉजिटिव आयंस और एंजाइम्स, ये सभी ये ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर हेल्पफुल होते हैं। या फिर हम बोलते हैं कि अगर इसमें से कोई अगर एक आधा प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगा। ओके, मतलब ये नेसेसरी है ये प्रोसेस को होने के लिए। और 20 टाइप्स के डिफरेंट अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं नोन टू फॉर्म प्रोटीन, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए 20 टाइप के अमीनो एसिड्स जो है वो हेल्प करते हैं। एंड आरएनए सर्व एज ए इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन्स। जो आरएनए होता है ना वो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, हम इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल सर्व मतलब कंसिडर करते हैं, बिकॉज हमको पता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब कि प्रोटीन बनता है। तो इसीलिए ये डीएनए एंड प्रोटीन दोनों के बीच में कौन है, एमआरएनए, मतलब ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है। ओके, इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच में की स्टेज। देन राइबोसोम सर्व एज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, राइबोसोम में होता है। क्लियर बात ध्यान में रखो, केमिस्ट्री सीटी के अंदर हेल्पफुल है। एंड राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट। राइबोसोम 2 सब यूनिट से कंसिडर होता है, एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट। ओके, एंड दीज ऑकर्स सेपरेटली। लार्ज सब यूनिट मतलब बड़ा पार्ट, स्मॉल मतलब छोटा पार्ट। एंड दीज ऑकर्स सेपरेटली इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में होता है ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस हो तभी ये राइबोसोम वहाँ पे वो साइड के ऊपर चले जाते हैं, तब भी वो वहाँ पे जाते हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। ओके, एंड देयर आर 2 सब यूनिट गेट एसोसिएटेड टुगेदर। और दोनों सब यूनिट एसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे को वो जुड़ जाते हैं। ओके, जुड़ जाते हैं बिकॉज वो वहाँ पे वो काम ही वैसा होता है। एंड राइबोसोम हैज अ 1 बाइंडिंग साइड फॉर एमआरएनए। राइबोसोम में एक बाइंडिंग साइड होती है एंड 3 बाइंडिंग साइड फॉर टीआरएनए। टीआरएनए के लिए 3 बाइंडिंग साइड होते हैं और एमआरएनए के लिए 1 बाइंडिंग साइड होती है। सो टीआरएनए के लिए कौन सी साइड होती है, पी साइड, देन ए साइड एंड ई साइड। ई साइड मतलब एग्जिट, पी मतलब पेप्टिडी साइड एंड ए साइड मतलब अमाइनो एसिल साइड। ओके, पेप्टिड, ओके, पेप्टाइडी साइड, अमाइनो एसिल साइड एंड एग्जिट साइड, ये तीनों साइड होती है। अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। ऊपर जो हमने देखा था वो सभी क्या थी, वो था हमारा सिंपल में इंट्रोडक्शन। ट्रांसलेशन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट जो बातें हमको पता होनी चाहिए वो थी। अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। मैकेनिज्म में होता है इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। जैसा कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन में था वैसा ही यहाँ पे होता है। सो इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो एक्टिवेशन होता है अमीनो एसिड का, वहाँ पे इसेंशियल होता है सबसे पहले। ओके, ये है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे अमीनो एसिड इज इसेंशियल। ओके, वो एक्टिव हो जाते हैं। सो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स बाइंड अटैच टू एमआरएनए। एमआरएनए को जो आरएनए का स्मॉल सब यूनिट होता है वो बाइंड हो जाता है एट 5' एंड, बिकॉज 5' से ही प्रोसेस स्टार्ट होती है ना, इसलिए वो 5' पे जाएगा, 3' पे नहीं जाएगा, बिकॉज 3' पे प्रोसेस एंड होती है। तो जहाँ से स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे उसको जाना पड़ेगा, नहीं एंड होने की जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद इनिशिएशन कोडॉन एयूजी। एयूजी क्या है, इनिशिएशन कोडॉन। कोडॉन, अभी यहाँ पे कोडॉन क्या है, वही कोडॉन का नाम समझ नहीं आया तो कोडॉन। उसके बाद होता है एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन, एंड उसके बाद होता है कोडोजन। कोडोजन, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। कोडॉन मतलब होता है 3 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर अगर 3 नाइट्रोजन बेसेस के पेयर 3 के ग्रुप के अंदर वो प्रेजेंट है तो वो एमआरएनए के ऊपर अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कोडॉन बोलते हैं। अगर वो टीआरएनए के ऊपर प्रेजेंट है, 3 नाइट्रोजन बेसेस पेयर प्रेजेंट ऑन टीआरएनए कॉल्ड एज एंटी कोडॉन। और अगर वो डीएनए के स्टैंड के ऊपर प्रेजेंट है, डीएनए के स्टैंड के ऊपर, तो उसको हम कोडोजन बोलते हैं। तो ये तीनों भी आपको समझ के लेना है, ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीईटी के अंदर भी हेल्पफुल है, तो इसको आप लिख भी सकते हो। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए एयूजी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एमआरएनए में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको कोडॉन बोलते हैं। एंड इट इज प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, एंड विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वो ये एयूजी जो होता है ना वो स्टार्टिंग कोडॉन होता है, मतलब 3 नाइट्रोजन बेसेस पेयर, मतलब इसलिए कोडॉन, और ये स्टार्टिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है, इसलिए हम इसको स्टार्टिंग कोडॉन बोलते हैं। और ये कौन सा है, एयूजी। ओके, एंड इनिशिएट टीआरएनए बाइंड्स विद द इनिशिएशन कोडॉन, एयूजी। ये इनिशिएशन कोडॉन है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट करने वाला कोडॉन, मतलब इनिशिएशन कोडॉन। जो प्रोसेस को एंड करता है जो कोडॉन, उसको टर्मिनेशन कोडॉन बोलते हैं या फिर टर्मिनेटिंग कोडॉन बोलते हैं। ओके, एंड ये है एंड बाय इट्स एंटी कोडॉन, और उसके एंटी कोडॉन से, एंटी कोडॉन कहाँ पे होता है, टीआरएनए पे। और जो टीआरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और वो टीआरएनए ये एमआरएनए के ऊपर आ जाता है। क्यों आता है, बिकॉज एमआरएनए के ऊपर ये कोडॉन होता है, और कोडॉन के साथ कौन पेयर करता है, कौन रिएक्शन करता है, एंटी कोडॉन, जो कि टीआरएनए के ऊपर होता है।
और इसलिए टीआरएनए ये एमआरएनए के ऊपर आके बैठ जाता है, बिकॉज टीआरएनए के पास एंटी कोडन होता है और ये एमआरएनए के पास कोडन होता है और दोनों एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं। उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्लियर है? तो ये आपको समझ के लेना है। ओके, नाउ द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ज्वाइन टू विद द स्मॉलर सब यूनिट एंड दैट रिक्वायर्ड एमजी डाइपॉजिटिव आयन। जो कि मैंने ऊपर बोला था कि आपको जो चीजें मैंने बोली थी, एंजाइम, प्रोटीन, एमजे डाइपॉजिटिव आयन, टीआरएनए, एमआरएनए, जो कि ट्रांसलेशन में इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो यहाँ पे एमजी डाइपॉजिटिव आयन किसके अंदर हेल्प है, जो मतलब राइबोसोम के 2 यूनिट है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है ये हमारा एमजे डाइपॉजिटिव आयन। इसलिए वहाँ पे वो मतलब कि था वहाँ पे लिस्ट में कि ये भी इसको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर। ओके, समझ में आ गया? उसके बाद नीचे देखो। ओके, नीचे देखो, बिकॉज हमको कम समय के अंदर पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो ये प्रोसेस है हमारी, देखो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ आरएनए, ये देखो ये एमआरएनए के ऊपर ये जुड़ जाता है, ये स्मॉलर सब यूनिट, उसके बाद ये लार्जर सब यूनिट आ जाता है, दोनों बाइंड हो जाते हैं और दोनों बाइंड हो जाते हैं एमजे डाइपॉजिटिव आयन से। और यहाँ पे जो आरएनए होता है ना, टीआरएनए के लिए 3 साइड होती है, ई साइड, पी साइड, ए साइड। ओके, ई साइड मतलब एग्जिट साइड, ये अमाइनो एसिड साइड। ओके, ये पी साइड, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद देखो नीचे है हमारा इलोंगेशन प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन अमाइनो एसिड, 1 आर एडेड बाय द 1 टू द फर्स्ट अमाइनो एसिड मिथ्योनाइन। उसके बाद मिथ्योनाइन हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है, उससे फिर बाद में दूसरा अमाइनो एसिड ऐड हो जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6वां। इसीलिए उसके बाद वहाँ पे फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे ऐड हो जाते हैं और जो है वो यहाँ पे अमीनो एसिड ऐड हो जाते हैं, वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है अमीनो एसिड का, उसी को ही हम प्रोटीन बोलते हैं। ओके, एंड दिस अमीनो एसिड बाइंड विद द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट टीआरएनए एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स। अभी देखो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो जो अमीनो एसिड होते हैं ना वो टीआरएनए, अभी देखो ऐसा टीआरएनए होता है, ऐसा होता है टीआरएनए, ये ऐसा होता है टीआरएनए, इसके अंदर आर्म होती है ऐसी बहुत। ओके, उसके बाद ऐसा आरएनए होता है टीआरएनए, यहाँ पे होता है अमीनो एसिड। क्या होता है यहाँ पे? अमीनो एसिड। टीआरएनए अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है ये, और जो टीआरएनए अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, मतलब कि टीआरएनए को अमीनो एसिड बाइंड हो जाएगा, तब क्या फॉर्म हो जाएगा? टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स, बिकॉज टीआरएनए को अमीनो एसिड बाइंड हो जाएंगे। ओके, एंड एडिशन ऑफ अमीनो एसिड इज ऑकर्स इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में एडिशन ऑफ अमीनो एसिड ऑकर हो जाएगा। कैसे? जो अमीनो एसिड है वो टीआरएनए के लिए कैसे ऐड हो जाएंगे? 3 स्टेप के अंदर ऐड हो जाएंगे। ओके, सो वो स्टेप कौन सा है? देखो, सबसे पहला है कोडॉन रिकॉग्निशन। सबसे पहले वो देखेंगे कि कोडॉन जो होते हैं, जो कि एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो रिकॉग्निशन किए जाएंगा। अमीनो एसिड टीआरएनए मॉलिक्यूल एंटर द राइबोसोम, ए साइड से एंटर हो जाएगा, और एंटीकोडॉन बाइंड द कोडॉन बाय हाइड्रोजन। एंड देखो एंटीकोडॉन 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट ऑन टीआरएनए, कोडॉन 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। उसके बाद है अमीनो एसिड ऑन फर्स्ट इनिशिएटर टीआरएनए ऑफ द पी साइड ज्वाइन। मतलब देखो आप, ये है मैं आपको यहाँ पे डायग्राम पे ही बता देता हूँ ये पूरी चीजें। ओके, सबसे पहले देखो जो पहला ये टीआरएनए के यहाँ पे है हमारा अमीनो एसिड। ओके, यहाँ पे जो नीचे वाली साइड में यहाँ पे है एंटीकोडॉन, और जो डीएनए की ये जो हमारे एमआरएनए है, यहाँ पे एमआरएनए, ये हमारा एमआरएनए पे होता है कोडॉन, ये एंटीकोडॉन कोडॉन दोनों पेयर करते हैं, और ये पेयर करते हैं इसलिए ये टीआरएनए यहाँ पे आता है। अगर यहाँ पे कोडॉन नहीं होता तो ये एंटीकोडॉन नहीं आता, यहाँ पे ये टीआरएनए नहीं आता यहाँ पे। और टीआरएनए जो है वहाँ पे टीआरएनए के अंदर क्या होता था? एंटीकोडॉन है, और इसलिए यहाँ पे कोडॉन है, और एंटीकोडॉन कोडॉन यहाँ पे पेयर करने के लिए आए, और साथ साथ लेके आए अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड ये लेके आया। उसके बाद ये पहला जो है ना वो पी साइड से एंटर करेगा, उसके बाद ये एग्जिट साइड पे चला जाएगा, उसके बाद दूसरा आएगा यहाँ पे, दूसरे का अमीनो एसिड ये पहले के अमीनो एसिड लिंक हो जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरे का लिंक हो जाएगा, चौथा आएगा, ऐसा एक एक यहाँ पे एग्जिट साइड से ही निकल जाएंगे, यहाँ से ये आगे निकल जाएगा, वहाँ ये यहाँ पे चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सीधा ऐसे देखो आप अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ ऐसा लिंक हो जाएगा, और ये अमीनो एसिड के पेयर को हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब ही होता है प्रोटीन, तो बन गया हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपको समझ के लेना है अच्छी तरीके से। तो ये भाई प्रोटीन की चीज़ें हैं पूरी, ये आपको अभी ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना अभी ये डायग्राम में पूरा वही है, वो आपको सीधा पढ़ लेना है। ओके, एंड टर्मिनेशन, लास्ट में जो टर्मिनेशन कहाँ से होता है पता है आपको? टर्मिनेशन कोडॉन मतलब स्टॉप कोडॉन होते हैं। कोडॉन मतलब पता है आपको? 3 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए पे होते हैं। वो कौन से होते हैं? यूएए, यू क्या है? यूरासिल, ए क्या है? एडेनाइन, और ए क्या है? एडेनाइन। मतलब 3 नाइट्रोजन पेयर है ये, बिकॉज ये नाइट्रोजन बेसिस तो हमने पहले ही पढ़ लिए ना स्टार्टिंग में चैप्टर के, तो वही है।
UAG है, UGA है, U मतलब यूरासिल, G मतलब ग्वानिन, A मतलब एडेनिन। ये तीनों क्या होते हैं, एक तो ये तीनों से कुछ ये टर्मिनेशन कोडन है, मतलब ये हमारे ने यहाँ पे ये होते हैं, ये A, ये U एंड ये G। और ये ऐसे कोडन होते हैं जिसके ऊपर एंटी कोडन ही नहीं होता, कुछ एंटी कोडन ही नहीं होता इसके लिए, और इसलिए एंटी कोडन नहीं मिला तो टीआरएनए यहाँ पे नहीं आता है, तो टीआरएनए नहीं आया तो अमीनो एसिड नहीं आता है, मतलब प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, और इसलिए हम इसको टर्मिनेटिंग कोडन भी बोलते हैं। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, इट इज नॉट रीड, ये रीड नहीं होता एंड ज्वाइंड बाय अमीनो एसिड। ओके, एंड एंटी कोडन यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं होता, इसलिए ये प्रोसेस को स्टॉप हो जाता है, देयर बाय द टर्मिनेशन, ओके, देयर बाय द टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो जाता है प्रोसेस। ओके, यही तो भाई आपको समझ के लेना है, मैंने आपको सेंट्रल आइडिया समझा दिया, अब बाकी आपको इजीली समझ में आ सकता है। उसके बाद देखो, पॉलीपेप्टाइड इज नाउ रिलीज इन द साइटोप्लाज्म। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, मतलब कि प्रोटीन की चेन, ये अमीनो एसिड की चेन जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाती है। उसके बाद ये लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट डिसोशिएट हो जाते हैं एक दूसरे से, बिकॉज काम खत्म हो गया ना, फिर वो अपनी जगह पे चले जाएंगे। ओके, सभी ये हमारे टीआरएनए, अमीनो एसिड सब अपनी जगह पे चले जाएंगे, सब जैसे का वैसा हो जाएगा, हमको मिलेंगी पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब ही होता है अमीनो एसिड। ये किससे बनता है, अमीनो एसिड से। इसका मोनोमर क्या है, मतलब सिंगल यूनिट का है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन ही है हमारा प्रोटीन। तो हमारे पास क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। ये है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। इसके अंदर दो मेजर प्रोसेस कौन कौन सी थी हमारी देखो, अभी हम नीचे देखते हैं। अभी नीचे में मैंने आपको इजीली बता दिया है कि क्या कैसे होता है। देखो नीचे में है प्रोटीन सिंथेसिस, देख रहे हो, प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अंदर होता है ट्रांसक्रिप्शन, देन होता है ट्रांसलेशन। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में 3 इलोंगेशन, ये देखो, ये सभी इसके अंदर चार्ट है, ये आप पढ़ लेना। इसके अंदर सभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। ये डायग्राम है, ये डायग्राम से भी आप इजीली समझ सकते हो, ये चैप्टर के अंदर की डायग्राम है। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जो जेनेटिक कोड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जेनेटिक कोड क्या है आपको पता है, जेनेटिक कोड मतलब जो कोडॉन होते हैं ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पे सीधा बढ़ते हैं, बिकॉज ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, वो आप पढ़ सकते हो। ओके, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोड। ये ट्रिपलेट कोड होता है, मतलब कि 3 से बनता है। ओके, 3 नाइट्रोजन पेयर से बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट नाम में ही है, TRI मतलब ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है, 3 से बनता है। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद देखो, जेनेटिक कोड हैज अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी, मतलब जेनेटिक कोड शो डेफिनेट पोलैरिटी, दैट इज डायरेक्शन, मतलब कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, मतलब वो 5-3 डायरेक्शन में ही हम उसको पढ़ते हैं। ओके, एंड नॉट 3-5 डायरेक्शन, मतलब कि AUG ये कोडॉन है, AUG। तो इसको हम यही डायरेक्शन से पढ़ेंगे, ये डायरेक्शन से हम इसको नहीं पढ़ेंगे, मतलब कि जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट पोलैरिटी बोलेंगे। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। तो मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा उसका आइडिया बता देता हूँ। उसके बाद देखो आगे है जेनेटिक कोड इज नॉट ओवरलैपिंग, मतलब कि कोड इज नॉट ओवरलैपिंग, दैट इज ईच सिंगल बेस इज अ पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन, एडजेसेंट कोडॉन डू नॉट ओवरलैप। मतलब कि क्या होता है, वन सिंगल जो बेस होता है ना, वो होता है पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन, एक ही कोडॉन का पार्ट होता है, दूसरे के साथ वो यहाँ पे ओवरलैप नहीं होता। ओके, वो है जेनेटिक कोड इज नॉट ओवरलैपिंग। देन जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, वहाँ पे कॉमा नहीं होता, कुछ गैप नहीं होता, पंक्चुएशन मार्क मतलब कि कोई एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं होता, कॉमा नहीं होता, फुल स्टॉप नहीं होता, ठीक है, वो ऐसा है। उसके बाद जेनेटिक कोड एज डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मतलब क्या, कि द फिनोमेनन इन विच 2 और मोर कोडन स्पेसिफाई ओनली वन अमीनो एसिड, मतलब कि यहाँ पे देखो डीजेनरेसी मतलब कि यहाँ पे देखो एक कोडॉन 2 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकता है, एक कोडॉन। ओके, देखो विच 2 और मोर कोडॉन क्या ओनली वन अमीनो एसिड, मतलब कि 2 से ज़्यादा कोडॉन, कोडॉन मतलब AUG समझ लो। हम एग्जाम्पल AUG कंसिडर करते हैं एंड UAA कंसिडर करते हैं, तो ये दोनों एक ही अमीनो एसिड, मतलब कि जो अमीनो एसिड का नेम ले लो कुछ भी, एक मिथाओनाइन ले लो, तो एक ही अमीनो एसिड को ये जो है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। ओके, 2 अमीनो एसिड जो है वो एक ही कोडॉन 2 अमीनो एसिड को नहीं कर सकता, 2 कोडॉन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेसी। क्लियर है, डीजेनरेसी समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखो, नीचे है जेनेटिक कोडॉन इज नॉन ऑम्फिगियस। नॉन ऑम्फिगियस मतलब क्या होता है, ये 2 मतलब कि फिनोमेनन इन विच 2 अमीनो एसिड्स डज नॉट स्पेसिफाई बाय वन कोडॉन, एक कोडॉन 2 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं कर सकता।
भले 2-3 कोडॉन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसा ऊपर में है वैसा ही यहाँ पे नीचे में वो उसी तरीके से, ये दोनों भी एक से रिलेटेड है दोनों पॉइंट। उसके बाद जो है वो 7 नंबर का पॉइंट देखते हैं, राइट। तो देखो अभी 7 नंबर का पॉइंट, तो 7 नंबर का पॉइंट देखने के लिए अभी आते हैं भाई नीचे, वो है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे ऑलवेज सेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म तक, ये सभी भी यूनिवर्सल होता है जेनेटिक कोड। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8th नंबर का पॉइंट होता है इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। ये जो होते हैं ना वो एवरी mRNA पे प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं UAA, UAG एंड UGA, ये तीनों होते हैं इनिशिएशन कोडॉन। सॉरी इनिशिएशन नहीं होते, वो टर्मिनेटिंग कोडॉन होते हैं। इनिशिएशन कोडॉन होता है AUG एंड टर्मिनेटिंग कोडॉन होता है UAA, UAG एंड UGA। ये प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन, AUG, ये आपको पार्ट कर लेना है, सीधा पार्ट कर लेना है। एंड विच टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये पता ही है हमको, लेकिन ये सीधा आपको पार्ट कर लेना है पूरा। ओके, पूरा पार्ट कर लेंगे सर। उसके बाद देखो कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, ये लास्ट में है, तो मैंने आपको बता दिया। ये पहले ही mRNA पे अगर वो 3 पेयर है तो वो कोडॉन, एंड tRNA पे है तो एंटी कोडॉन। ओके, इसके डायरेक्शन भी है। तो ये जो ये यहाँ पे क्या है, तो सीधा सीधा इसके क्या बताया है, ये 9 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनेटिक कोड के। ठीक है, तो ये जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 9 के 9 आपको यहाँ पे पार्ट कर लेने हैं या फिर याद रख लेने हैं। ओके, उसके बाद है जीनोमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अभी हमारा लगभग मैं बोल सकता हूँ 90% चैप्टर खत्म हो चुका है, ओनली 10% चैप्टर हमारा रिमेनिंग है। तो गाइस अभी बने रहो, अभी जल्दी से हम उसको खत्म करेंगे। सो जीनोमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। सो जीनोमिक्स, द टर्म जीनोम इज गिवन बाय एच विंकलर। जो एच विंकलर है इसने टर्म दिया है। एंड यहाँ पे देखो, द टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज जीनोम, मतलब पूरा जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ऑर्गेनिज्म का, उसको ही हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। एंड जीनोम टर्म बाय TH रॉड्रिक in 1985, and study of genome through analysis, sequence and mapping of genes along with the study of their function is called as genomics. Genomics मतलब जीनोम की स्टडी करना। जीनोम मतलब कि टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है पूरी, उसको हम बोलेंगे जीनोम। और उसकी स्टडी करना, एनालाइज करना, सीक्वेंस को देखना, मैपिंग करना दूसरे जीन के साथ, अलॉन्ग विद द स्टडी ऑफ देयर फंक्शन, और उसके साथ साथ उसके फंक्शन की स्टडी करना, उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोमिक्स बोलेंगे। जीनोम मतलब कि इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन, और उसकी स्टडी करना डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ, उसको हम बोलेंगे जीनोमिक्स। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, सेकंड होता है फंक्शनल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल के अंदर मैपिंग इन्वॉल्व होता है एंड सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिंग इन्वॉल्व होता है, एंड फंक्शनल के अंदर डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ जीन्स एंड सीक्वेंस ऑफ देयर एक्सप्रेशन इन ऑर्गेनिज्म। उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके फंक्शन के अंदर होते हैं। ओके, इसलिए ये स्ट्रक्चरल जीन के अंदर फंक्शन नहीं होता, फंक्शनल जीनोमिक्स के अंदर हम फंक्शन की स्टडी करते हैं किसी भी जीन्स की। ओके, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात करते हैं। अभी एप्लीकेशन में क्या है, जीनोमिक्स इज यूज इन एग्रीकल्चर टू डेवलप अ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ट्रांसजेनिक मतलब क्या होता है कि किसी भी क्रॉप का हम बोल सकते हैं उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हम बदल सकते हैं, और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बदलेंगे तो उसकी क्वालिटी, उसके क्वांटिटी में बदलाव आएंगे, ज़्यादा हमको उत्पन्न मिलेगा, ज़्यादा हमको हम बोलेंगे क्रॉप्स मिलेगा, कल्टीवेशन मिलेगा। ओके, उसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक क्रॉप। एंड हैविंग अ मोर डिजायरेबल कैरेक्टर, उसके अंदर कैरेक्टर भी ज़्यादा होंगे। अगर किसी हम बोल सकते हैं कि राइस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेकंड में वीट है, वीट। ओके, सो जो गेहूँ है उसके अंदर अगर थोड़ी प्रोटीन क्वांटिटी कम है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, डिजायरेबल कैरेक्टर ला सकते हैं बाय दी जीनोमिक्स। एंड जेनेटिक मार्कर डेवलप इन अ जीनोम हैविंग एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक एनालिसिस। फॉरेंसिक एनालिसिस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जीनोम कैन लीड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू जीन इन अ माइक्रोब्स। माइक्रोब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर नया जीन हम ऐड करने के लिए भी जीनोमिक्स यूज करते हैं, टू प्रोड्यूस एंजाइम, थेराप्यूटिक प्रोटीन एंड द बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स ओके, मतलब कि ऑर्गेनिज्म ही इस्तेमाल करते हैं हम एज अ फ्यूल्स, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटीन्स, थेरापेटिक प्रोटीन्स, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम जीनोमिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन मतलब क्या होता है सिंपल में, कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, वही होता है उसका एप्लीकेशन। उसके बाद है लैक्टोस ओपेरॉन कंसेप्ट। लैक्टोस ओपेरॉन कंसेप्ट क्या है, इट इज गिवन बाय जॉकेब एंड यहाँ पे देखो जॉकमिस मोनैड। ओके, ये जो है इंपॉर्टेंट है,
लैक्टोज ओपेरॉन कंसेप्ट। और ये यहाँ पे कैसे दिया है, एक्सप्लेन दैट द मेटाबॉलिक पाथवे आर रेगुलेट एज यूनिट मेटाबॉलिज्म लैक्टोज इन सेल। लैक्टोज मतलब क्या होता है, शुगर सिंपल में, और ये शुगर को कैसे मेटाबोलाइज किया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको हम बोलेंगे लैक्टोज ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओके, सो सबसे पहले ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन मतलब क्लस्टर ऑफ जीन। बहुत सारे जीन एक जगह पे जब आ जाते हैं उसको हम बोलेंगे क्लस्टर ऑफ जीन, and with the related functions are called as operon। operon क्या है, cluster of genes with the related functions। इसका एग्जाम्पल देखो, in E. coli when lactose sugar is provided to the culture medium, cell induced production of 3 enzymes necessary for the digestion of lactose। जब E. coli के अंदर हमने लैक्टोज को डाल दिया, शुगर को डाल दिया, तो क्या किया, E. coli के अंदर 3 सेल को प्रोड्यूस कर दिया गया, ये लैक्टोज को डाइजेशन करने के लिए, लैक्टोज का डाइजेशन करने के लिए 3 सेल को प्रोड्यूस कर दिया गया। सबसे पहला है बीटा, सबसे पहले कौन सी थी, ये सबसे पहले थी बीटा गैलेक्टोसाइडस, उसके बाद था बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज, उसके बाद था ट्रांस एसिटिलेज। ओके, ये 3 थे। जब हमने लैक्टोज को ई कोलाई मतलब कि जो बैक्टीरिया की सेल है उसके अंदर ट्रांसफर किया, तब उसके सेल ने उसको जो हमारा ये शुगर है लैक्टोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनके बॉडी ने 3 सेल को प्रोड्यूस किया। फर्स्ट है बीटा गैलेक्टोसाइडस, देन है बीटा गैलेक्टोसाइडस परमियस, एंड थर्ड है ट्रांस एसिटिलेज। जो पहला था उसने क्या किया, डाइजेस्ट लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। सो ये क्या है, मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, और जो लैक्टोज है हमारा वो डाइसैकेराइड है, मतलब ये दोनों से मिलकर बना है, मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड बन गया हमारा डाइसैकेराइड। इसलिए उसको पहले उन्होंने क्या किया, डाइजेस्ट किया, उसको बड़े से छोटा कर दिया, इसलिए उसको ब्रेक कर दिया ऐसा बोलेंगे। एंड देन जो सेकंड हमारा एंजाइम है उसने क्या किया, परमिट लैक्टोज मॉलिक्यूल इनटू द सेल, इसने ये लैक्टोज को फिर अंदर आने दिया उसको ब्रेक करने के बाद। एंड ट्रांस एसिटिलेज ने क्या किया, ट्रांसफर एन एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटिल कोए टू गैलेक्टोसाइडस, इसने एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर किया, एसिले मतलब कि ट्रांस एसिटिलेज ने। ओके, सो ये आपको समझ के लेना है कि जब लैक्टोज ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला तो उसके अंदर क्या क्या हुआ, मतलब उसकी बॉडी के सेल ने क्या, बॉडी ने क्या चेंजेस लाया। ओके, सो ये आपको समझ के लेना है अच्छी तरीके से। तो आगे देखो, नीचे है ऑपरेंट कंसिस्ट ऑफ द ऑपरेटर साइड ओ एंड देयर आर स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA, ये स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, एंड ऑपरेटर साइड होती है O, एंड द जीन एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन वेदर ऑपरेटर साइड इज स्विच ऑन ऑफ। जो ऑपरेटर साइड होती है ना वो स्विच ऑन है कि या फिर स्विच ऑफ है, चालू है क्या बंद है, उसके ऊपर डिपेंड होता है ये जीन एक्सप्रेशन। ओके, इफ स्विच ऑफ, जब स्विच ऑफ रहती है, द 3 जीन्स ZYA एंड द ट्रांसक्रिप्शन बाय द RNA पॉलीमरेज इनटू अ सिंगल mRNA। ओके, एंड ईच स्ट्रक्चरल जीन इज नोन एज अ सिस्ट्रॉन। एक स्ट्रक्चरल जीन को हम क्या बोलते हैं, हर एक स्ट्रक्चरल जीन को हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। एंड इफ कंटेन मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक, जो कि हमने आगे पहले भी देखा हुआ है। ओके, जो कि हमने पहले भी देखा है। उसके बाद स्विचिंग और स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ ऑपरेट बाय द प्रोटीन कॉल्ड एज रिप्रेसर। मतलब कि ये जो हमारा लैक्टोज ऑपरेंट कंसेप्ट है, इसको ये स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन मतलब चालू, इसको हम चालू कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं बाय प्रोटीन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसर। क्या बोलते हैं, रिप्रेसर। ओके, एंड व्हेन व्हिच प्रोटीन इज अटैच टू द ऑपरेटर, जब ये अटैच होता है एंड ब्लॉक हो जाता है एंड स्विच इज टर्न ऑफ, जब ये प्रोटीन अटैच होता है कहाँ पे, ऑपरेटर साइड पे, तब वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है एंड वो स्विच ऑफ हो जाता है हमारा ये मॉडल कंसेप्ट। ओके, सो ये हमारा लैक्टोज ओपेरॉन का मॉडल बंद हो जाता है। तो ये आपको क्लियर में ध्यान में रखना है, ये लैक्टोज शुगर, लैक्टोज को हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये है वर्किंग ऑफ लैक ओपेरॉन, ये कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारी प्रमोटर साइड है, और जब प्रमोटर साइड में ये देखो, यहाँ पे ये प्रमोटर साइड है, ये RNA पॉलीमरेज है। ओके, और ये यहाँ पे क्या है, रिप्रेसर है। ये रिप्रेसर जब ऐड हो जाता है ना यहाँ पे, तब प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ओके, नो सिंथेसिस ऑफ mRNA बना ही नहीं यहाँ पे। ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये यहाँ पे सप्रेसर प्रोटीन यहाँ ऐड हो गया और प्रोसेस स्टॉप हो गई। ओके, इंड्यूसर अब्सेंट, यहाँ पर इंड्यूसर अब्सेंट है और यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है। ओके, जब यहाँ पे देखो ये रिप्रेसर है, लेकिन इसको यहाँ पे देखो इंड्यूसर ने ये रिप्रेसर पे अटैक कर दिया और इसको क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, ये रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। रिप्रेसर क्या करता है, स्टॉप यहाँ पे लग जाता है, प्रमोटर पे दिखा कि नहीं, यहाँ पे प्रमोटर के ऊपर ये लग जाता है और प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। पहले में जो है वहाँ पे इंड्यूसर एब्सेंट था, इसलिए इसको रोकने वाला कोई भी नहीं था।
सेकंड में इंड्यूसर प्रेजेंट था, उसने इंड्यूसर ने सप्रेसर के ऊपर अटैक कर दिया और इसको यहाँ पे इनएक्टिव कर दिया और उसके बाद ये प्रोसेस चालू रही, मतलब कि ये एक्टिव प्रोसेस थे, मतलब कि ये स्विच ऑन थी प्रोसेस, यहाँ पे स्विच ऑफ थी। ओके, तो ये आपको समझ के लेना है। आगे देखो, लगभग 95% हमारा चैप्टर हो चुका है। अब लास्ट में देखो यहाँ पे, सो अभी देखो हमारा जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का वो है जीनोमिक्स एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो जीनोमिक्स तो हमने पहले ही पढ़ लिया, इट वाज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स बाय द डीएनए सीक्वेंसिंग एंड रिलेटेड एनालिसिस। और जीनोम्स क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड सेल, या फिर जीनोम्स मतलब क्या है, तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये एग्जाम के अंदर। मतलब कि क्या हुआ जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया था, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ना वो यहाँ पे HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, वो इनिशिएट कब हुआ, 1990 में हुआ था। एंड दिस प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय द US डिपार्टमेंट, ओके सॉरी US नहीं, यहाँ पे VS डिपार्टमेंट है, ओके मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसने इसको कोऑर्डिनेट किया। एंड दिस प्रोजेक्ट हैव द 15 ईयर प्लान बट कंप्लीटेड इन 30 ईयर, मतलब कि ये 50 ईयर, मतलब ऐसा था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये 15 साल लगेंगे इसको कंप्लीट होने के लिए, लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंग थिंग ये है कि ये 13 साल के अंदर ही कंप्लीट हो गया। मतलब 1990 में स्टार्ट हुआ और 2003 में ही खत्म हो गया, मतलब कि ये 2015 में खत्म होना चाहिए था, सॉरी 2005 में खत्म होना चाहिए था, लेकिन वो 2003 में, मतलब 2 साल पहले ही खत्म हो गया। एंड इन दिस HGP 12 कंट्रीज आर पार्टिसिपेट, मतलब 12 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट हुई थी ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, उसके बाद नीचे देखते हैं इसकी इंफॉर्मेशन। और बाय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वी आइडेंटिफाइड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया तो फिर क्या फायदा हुआ हमको, क्यों किया हमने ये, बिकॉज वहाँ पे हमको समझ में आया, वी आइडेंटिफाइड एंड मैप ओरिजिनल 80,000 टू 1 लाख जीन्स इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने जीन प्रेजेंट होते हैं ये समझ में आया। एंड साइंटिस्ट हैव इंडिकेट दैट द एक्चुअल नंबर ऑफ द ह्यूमन जीन्स मे बी टू 20,000 टू 25,000, मतलब कि मैप ओरिजिनली कितने हैं, 80,000 टू 1 लाख जीन्स इन ह्यूमन बींग। साइंटिस्ट हैव इंडिकेट दैट द एक्चुअल नंबर ऑफ द ह्यूमन जीन्स मे बी, और साइंटिस्ट ने बताया कि वो सिर्फ 20,000 टू 25,000 ही है। एंड द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम हैज बीन डिस्क्राइब, और जो ह्यूमन जीनोम कंप्लीट सीक्वेंस है ह्यूमन जीनोम का, उसको हम ब्लू प्रिंट ऑफ ह्यूमैनिटी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है CET के लिए भी, एज वेल एज आपको 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज बीन बाय ब्लू प्रिंट ऑफ ह्यूमैनिटी। या फिर आपको बोल सकता है, मतलब MCQ में भी पूछा जा सकता है कि HGP मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 12 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। और कितने साल का वो प्रोजेक्ट था, 15 साल का था। कंप्लीट कितने में हुआ, 13 साल में ही कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये आपको बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद है बायोलॉजिकल एप्लीकेशन फॉर ह्यूमन हेल्थ, मतलब कि बायो मतलब ऑर्गेनिज्म को हम अपने हेल्थ को सुधारने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमको ये पता है कि कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करता है, हमारी बॉडी जो है वो हार्म हो जाती है, नुकसान होता है। लेकिन क्या कि कोई ऑर्गेनिज्म कोई हार्मफुल नहीं है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी की वो हेल्प करे, ओके, वो हम देखेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उसका हम काम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, वहाँ पे उसका काम है इंसुलिन। सो यहाँ पे देखो इंसुलिन हार्मोन, ये हार्मोन है और वो हमारे सेल के अंदर होता है, और जो ग्लूकोज मतलब कि जो शुगर होते हैं ना, उसको कंट्रोल करता है इन द ब्लड। और अगर किसी के अंदर ये इंसुलिन अच्छी तरीके से प्रोड्यूस नहीं हुआ तो उसको डायबिटीज़ होता है। अगर डायबिटीज़ आपको है तो मतलब कि आपके सेल के अंदर जो इंसुलिन है ना, वो अच्छी तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ओके, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली। मतलब इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल, ये बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है, और वो कहाँ पे होते हैं, पैनक्रियाज के अंदर। पैनक्रियाज क्या है, व्हाट इज पैनक्रियाज? पैनक्रियाज इज वन टाइप ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। सो पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होते हैं ना, वो यहाँ पे किसको प्रोड्यूस करते हैं, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये बीटा सेल ने अच्छी तरीके से इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं किया तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी और हमको डायबिटीज हो जाएगा, और डॉक्टर बोलेंगे कि आपको ग्लूकोज खाना बंद करना पड़ेगा। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। इंसुलिन बाइंड टू द यहाँ पे देखो रिसेप्टर ऑन द सेल्स मेम्ब्रेन एंड शो दैट एक्टिवेशन ऑफ सेट ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स सो दैट द ग्लूकोज एज एनर्जी टू कैरी आउट फंक्शंस। सो ग्लूकोज किसके लिए इस्तेमाल होता है कि एनर्जी,
ओके, ग्लूकोज से क्या मिलता है हमारे बॉडी को? हमारे बॉडी को मिलती है भाई एनर्जी मिलती है, एंड वो विद डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन हमारी बॉडी कैरी करती है। विदाउट इंसुलिन द ग्लूकोज यहाँ पे देखो आप, बाइंड्स अप इन द ब्लड एंड द सेल आर स्टार्व ऑफ देयर एनर्जी। मतलब कि अगर विदाउट इंसुलिन नहीं हुआ तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और ग्लूकोज नहीं मिला तो ये सेल को एनर्जी कम पड़ेगी, सोर्स ऑफ एनर्जी कम मिलेगा। एंड पीपल्स हु डू नॉट प्रोड्यूस नेसेसरी अमाउंट ऑफ इंसुलिन सफर फ्रॉम डिसीज डायबिटीज मेलिटस। ये डिसीज होता है उनको जिसके अंदर इंसुलिन अच्छी तरीके से प्रोड्यूस नहीं होती है, नॉट प्रोड्यूस नेसेसरी, दैट इज द डायबिटीज मेलिटस। ओके, तो ये ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद जो लास्ट पेज है हमारे चैप्टर का वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीनोमिक्स। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीनोमिक्स, इसके अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक जो है ना, वो किसने डिस्कवर्ड की? वो डॉक्टर अलेक्स जाफरी ने डिस्कवर्ड की। एंड एवरी इंडिविजुअल हैड इट्स यूनिक जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ऐसा बोला इन्होंने। एंड मे बी कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट, उसको हम क्या बोलेंगे? फिंगरप्रिंट। मगर मतलब हमारे फिंगरप्रिंट हमारे मतलब फ्रेंड के साथ मैच नहीं होते, इवन हमारे भाई के साथ भी नहीं मैच होते, बिकॉज एवरीवन के अंदर, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? एक यूनिक जेनेटिक मेकअप होता है। जेनेटिक मतलब इंटरनल मेकअप, इंटरनल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग अलग होता है, और उसको हम फिंगरप्रिंट बोलते हैं। इसलिए हमारा फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच नहीं होता, हमारे पेरेंट्स के साथ भी नहीं मैच होता, हमारे सिबलिंग्स, हमारे ब्रदर सिस्टर के साथ भी मैच नहीं होता। एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी ये फिर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का आइडेंटिफिकेशन होता है। न्यूक्लियोटाइड जो कि हमने पढ़ लिया पहले, क्या है न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड है नाइट्रोजनस बेसेस। तो ये जो नाइट्रोजन बेस है वो है न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई करके ही ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चल रहा है। मतलब ये प्रोसेस उसके ऊपर बेस होता है। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो आगे देखो, DNA fingerprinting techniques is based on identification of nucleotide sequence present on the wonder molecule, बड़ा molecule, and the length of the region having the VNTRS। मतलब कि ये VNTRS भी important है। VNTRS मतलब very number of tandem repeats and is different in each individuals। हर एक individual के अंदर ये different होते हैं, इसलिए हर एक individual के अंदर fingerprinting अलग अलग होती है। and hence is the key factor of DNA finger profiling। and the step follow in the DNA fingerprinting was follows। मतलब कि DNA fingerprinting में नीचे वाले स्टेप्स करने पड़ते हैं। एक तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? DNA आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब क्या होता है? कि DNA को हासिल करना। सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म का आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग अगर करनी है तो आपको उसके DNA को लेना पड़ेगा। तो DNA कहाँ से हम ले सकते हैं? DNA हम ले सकते हैं ब्लड से, खून से। उसके बाद सीमन से, मतलब कि जो इजैकुलेशन में बाहर निकलता है पेनिस से, वो सीमन होता है, वो सीमन से मिल सकता है, हेयर से मिल सकता है, और रूट ऑफ हेयर, टिश्यू मतलब कि हमारे जो सेल का कुछ पार्ट ले लो, या फिर सैंपल, टिश्यू सैंपल, इसी से हमको डीएनए आइसोलेट करना पड़ता है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप्स है। मतलब कि जिसका हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है तो उसका हमको एक तो बाल से लेना पड़ेगा, या फिर सिंपल में बाल से ही लेते हैं तो हम बोलेंगे कि हमने बाल से वो डीएनए ले लिया। उसके बाद क्या करना पड़ता है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, डीएनए का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ओके, देखो इफ द डीएनए क्वांटिटी स्मॉल, अगर डीएनए की क्वांटिटी कम है, बाल हमने लिए उसके अंदर अगर डीएनए कम है तो डीएनए को बढ़ाना पड़ता है नंबर को, तो उसको हम बोलते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन। एंड इसको सब्जेक्टेड टू विट्रो, मतलब कि आउटसाइड द बॉडी, ये आउटसाइड द बॉडी डाल दिया जाता है, रेप्लिकेशन किया जाता है बाय द टेक्निक दैट इज पीसीआर। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके हमको वो डीएनए को मतलब कि मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ज़्यादा उसके कॉपीज लेने पड़ते हैं। तो भाई हमने सबसे पहले डीएनए को ले लिया, जो ऑर्गेनिज्म है जिसका फिंगरप्रिंटिंग करना है उससे, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया, डीएनए एम्प्लीफिकेशन किया। अब थर्ड का पार्ट होता है, वो होता है डीएनए फ्रेगमेंटेशन। डीएनए को काटना पड़ता है। इफ द डीएनए सैंपल इज देन सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ना, वो काटने का काम करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ध्यान में रखो, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम, ये काटने का काम करता है किसी भी चीज़ को। ओके, इसलिए हम इसको मॉलिक्यूलर नाइफ भी बोल सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल सीजर, मतलब कि काटने का काम, ऑर्गेनिज्म को अंदर काटने का काम अगर कोई करता है तो वो ये करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर नाइफ, या फिर हम बोल सकते हैं इसको मॉलिक्यूलर नाइफ बोल सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल सीजर बोल सकते हैं। ओके, बोलते हैं। एंड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियस
कट डीएनए, ये डीएनए के स्पेसिफिक साइट को कट करता है, लोकेशन, एंड मेकिंग स्मॉल मेनी पीसेस ऑफ डीएनए, और जो डीएनए के पीस है वो बनाते हैं, एंड हैविंग अ वेरिएबल लेंथ, मतलब कि हर एक को चेंज लेंथ होती है, किसकी बड़ी किसकी छोटी, मतलब वेरिएबल लेंथ, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है, किस फिनोमेनन को हम बोलते हैं, जब एंडोन्यूक्लियस डीएनए को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक साइट में, और वेरिएबल लेंथ के, मतलब कि कम ज़्यादा लेंथ के वो डीएनए के फ्रैगमेंट मतलब पाड़ता है, उसको गिराता है, और उसके बाद जो मिलता है वो फिनोमेनन को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, मतलब इसको RFLP शॉर्ट में हम बोलते हैं, एंड इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन भी हम उसको बोलते हैं। ओके, तो ये है हमारी थर्ड स्टेप भी भाई हमको क्लियर में समझ में आ गई, मतलब कि डीएनए ने क्या, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने डीएनए को कट किया वेरिएबल लेंथ में। उसके बाद है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, द डीएनए सैंपल आर लोडेड ऑन एगरिकस जेल, जो एगरिकस जेल होता है उसके ऊपर फिर बाद में डीएनए सैंपल को रखा जाता है, एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब कि चार्ज अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर, एंड डीएनए फ्रैगमेंट्स विच आर निगेटिवली चार्ज्ड मूव टू द पॉजिटिव पोल, जो निगेटिवली चार्ज होते हैं वो पॉजिटिवली पोल की तरफ मूव होते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमने चार्ज अप्लाई किया, and the movement of these fragments depend upon the length of these fragments and these result in the formation of bands। मतलब कि अगर कम लेंथ का है तो वो कम ज़्यादा, मतलब कि वो मूवमेंट थोड़ी कम ज़्यादा शो करता है, अगर ज़्यादा लेंथ का है तो वो ज़्यादा दूर जाएगा, छोटी लेंथ का है तो छोटा लेंथ जाएगा। और ये जो मतलब VNTRS है ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ये डिफरेंट होते हैं, और इसीलिए जब हम चार्ज डालते हैं, चार्ज लगाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तब ये जो हमने ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने डीएनए को कट किया है, वेरिएबल नंबर ऑफ जो पार्ट्स बनाए हैं ना, तो वो जो है ना वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज से वो निगेटिव चार्ज तक जाते हैं, नहीं सॉरी ये निगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब कि मतलब वो निगेटिव चार्ज से फिर बाद में मूव होते हैं पॉजिटिव पोल की तरफ, और फिर वो बैंड फॉर्म करते हैं, बैंड मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे बैंड्स फॉर्म करते हैं, ऐसा पट्टे की तरह। ओके, इसको हम बोलते हैं बैंड फॉर्मेशन हो गया। फिर बाद में क्या होता है, साउदर्न ब्लॉटिंग, मतलब द बॉन्ड्स आर नाउ, जो बैंड्स तैयार हुए हैं उनको हम क्या करते हैं, ब्लॉटेड ऑन अ नाइलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेलुलस पेपर, उसके ऊपर उसको डाल देते हैं, एंड द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए स्टैंड आर द गेट एम्बेडेड इन द नाइलॉन मेम्ब्रेन, वो नाइलॉन मेम्ब्रेन के अंदर उसको डाल देते हैं, एंड हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि जो बॉन्ड होते हैं ना वो वहाँ पे फ्लोट होते हैं, ऊपर या तैरते हैं, एंड विद सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो डीएनए प्रोब, उसके अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंड का रेडियो डीएनए प्रोब होता है, एंड सैंपल डीएनए एंड प्रोब डीएनए फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर रिमेन एम्बेडेड, वो डीएनए के अंदर एम्बेडेड रहता है, वहाँ पे उसके अंदर एम्बेडेड रहता है, एंड इन नाइलॉन मेम्ब्रेन। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, फोटोग्राफी, मतलब कि दिस नाइलॉन मेम्ब्रेन इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद एक्सरे के कॉन्टेक्ट में वो नाइलॉन मेम्ब्रेन को लिया जाता है, बिकॉज उसके अंदर क्या है, उसके अंदर डीएनए का स्टैंड वहाँ पे डूबा हुआ है। ओके, और उसके बाद एक्सरे फिल्म में हुए वहाँ पे फोटो निकाला जाता है, एंड द डीएनए बैंड इज ड्यू टू रेडियोएक्टिव प्रोब, वो रेडियोएक्टिव होता है इसलिए वो फोटोग्राफिक इमेज को देता है ऑन एक्सरे फॉर डॉक्यूमेंटेशन, और एक्सरे निकालने के बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट मिल जाता है हमको, और उसको हम मैच करके देखते हैं, अगर मैच हुआ है तो वो अगर मतलब कि यहाँ पे हम उसको किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉरेंसिक में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अगर कोई बोलता है कि ये मेरा बेटा है, दूसरे बोलते हैं कि ये हमारा बेटा है, तो हम उसको प्रूव करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो हम उसको मतलब क्रिमिनल्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिंगरप्रिंटिंग मैच करके। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, आप सबसे पहले सैंपल लेना है, उसके बाद उसको बड़ा करना है, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, मतलब कि ये देखो कैंची, जिसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम बायोलॉजिकल सीजर बोलते हैं, सीजर मतलब कैंची होता है, उसको हम काट के छोटे इसके पार्ट बना देते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस चार्ज अप्लाई करने के बाद देखो ऐसे बैंड तैयार हो जाते हैं, ये बैंड तैयार होने के बाद उसको साउदर्न ब्लॉटिंग किया जाता है, नाइट्रोसेलुलस पेपर के ऊपर उसको ऐड किया जाता है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद यहाँ पे देखो आप वो जो बैंड रहता है ना वो इसके अंदर रहता है, मतलब उसके अंदर डूबा हुआ रहता है। उसके बाद एक्सरे ले जाने के बाद ऐसा आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, उसको ही हम बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्लियर बात है। तो ये था गाइज हमारा लास्ट यहाँ पे पोर्शन या फिर बोल सकते हैं पॉइंट इस चैप्टर के अंदर का। तो गाइज हमने ये वन शॉर्ट वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। मुझे लगता है लगभग 2 घंटे के आसपास ये वीडियो गया है।
और ये वीडियो के अंदर अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर फर्स्टली ये वीडियो को देख रहे हैं तो ये चैप्टर उनको समझ में आएगा डेफिनेटली। अगर आया है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के तक शेयर करो ताकि कम समय के अंदर आपका रिवीजन हो सके और अच्छी तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अंदर मैंने बहुत ही कम समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे समझ में आए इसके ऊपर फोकस किया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।